विजय गुस्से से बौखला रहा था। मैंने कहा, किसने मेरी मां को मारा? मुझे अभी के अभी उसका नाम चाहिए। विजय ने चिल्लाते हुए सबसे कहा, विजय, तुम्हारी मां तालाब के किनारे गई थी। वहां से उसे पूजा के लिए पानी लाना था। तुम्हें तो पता है कि गांव के गुंडे किसी को भी चैन से नहीं जीने देते। तुम्हारी मां को अकेला देखकर गुंडे उसके पीछे पड़ गए। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कुछ लोग उसको तालाब में कूदने के लिए फोर्स करने लगे। उन्हें पता था कि तुम्हारी मां को तैरना नहीं आता और तालाब में कूदते ही वो मर जाएगी। उन गुंडों ने तुम्हारी मां को इतना परेशान किया कि उसका पैर फिसल गया और वो तालाब में गिर गई। उसको तालाब से निकालने की जगह वो गुंडे वहां से चले गए। तुम्हारी मां को बचाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो डूब के। विजय के पिता बस इतना ही कह पाए और फूट फूट कर रोने लगे। विजय ने आज से पहले अपने पिता को इतना ज्यादा रोते हुए नहीं देखा था। आज उनको रोते हुए देखकर विजय का भी दिल सहम गया। मैं घर का सामान लेने शहर गया था। जब तक मैं वापस आया तब तक तुम्हारी मां डूबकर मर चुकी थी। अगर मुझे पता होता कि आज मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन है तो मैं शहर कभी नहीं जाता। विजय के पिता ने रोते हुए कहा। विजय ने अपने पिता को गले से लगा लिया और फिर उनके आंसुओं को पोंछते हुए विजय ने कहा, पापा, तुम रो मत। अब मैं आ गया हूं। मुझे बताओ कि वो गुंडे किसके थे? विजय के पिता के आंसू रुक नहीं रहे थे। उनसे आगे कुछ भी बोल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी शोक सभा में किसी ने खड़े होकर विजय से कहा, रंजीत तिवारी, पूरे गांव का सिर्फ एक ही गुंडा है। रंजीत और उसके परिवार ने हमेशा इस गांव पर अपनी दादागिरी चलाई है। सब उसका नाम लेने से भी डरते हैं, मगर सबको पता है कि रंजीत के अलावा ऐसा काम और कोई नहीं कर सकता है। विजय ने अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा, क्या यह सच कह रहा है? क्या मम्मी की डेथ के पीछे रंजीत तिवारी का हाथ है? विजय के पिता ने हां में सर हिलाया और बोले, विजय, अब तो तुम एक पुलिस ऑफिसर बन गए हो। तुम्हें अपनी मां के खून का बदला लेना चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते तुम सबको इंसाफ दिलाते हो। आज तुम्हारी मां को भी इंसाफ की जरूरत है। क्या तुम उसके कातिलों को पकड़ सकोगे? विजय का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा कर आता हूं। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही विजय ने वहां के इंस्पेक्टर से कहा, मेरा नाम इंस्पेक्टर विजय है। नदी में डूबने की वजह से आज मेरी मां की डेथ हो गई। उसकी इन्वेस्टिगेशन करने अभी तक कोई पुलिस ऑफिसर घर पर क्यों नहीं आया? विजय को गुस्से में देखकर वहां बैठा इंस्पेक्टर और सारे कांस्टेबल्स भी डर गए। इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और डरते हुए विजय से बोला, डेथ का केस है और हम इंतजार कर रहे थे कि कोई घर वाला आकर रिपोर्ट लिखवाएगा, मगर हमें यह भी पता था कि घर के सभी लोग क्रियाकर्म में बिजी होंगे, इसलिए हमने किसी को परेशान करना ठीक नहीं समझा। पुलिस कल आकर रिपोर्ट लिख लेगी। विजय ने गुस्से से टेबल पर घूंसा मारा। फिर उसने घूरते हुए इंस्पेक्टर को देखा और कहा, अभी के अभी एफआईआर दर्ज करो। मुझे शक है कि इस केस में रंजीत तिवारी का और उसके गुंडों का हाथ है। रंजीत तिवारी का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर भी घबरा गया। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी और उसने विजय से कहा, तुम्हारी मां की डेथ एक्सीडेंट से हुई है। वो तालाब में डूबकर मर गई थी। देखा जाए तो इसमें कोई पुलिस कार्रवाई नहीं बनती है और जब तक तुम्हारे पास रंजीत तिवारी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है तब तक एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। इंस्पेक्टर की बात को सुनकर विजय का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने तुरंत इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ा और बोला, अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। अगर तुमने इस केस की एफआईआर नहीं लिखी तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूं और ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। विजय का गुस्सा देखकर इंस्पेक्टर ने उसके साथ चलना ठीक नहीं समझा। उसने विजय को बहलाते हुए कहा, मैं अभी पुलिस स्टेशन छोड़कर नहीं जा सकता। तुम घर वापस जाओ
मैं जल्द से जल्द अपनी फॉरेंसिक टीम को लेकर तुम्हारे घर आता हूं। तुम जैसा कहोगे मैं वैसी एफआईआर लिख लूंगा, मगर इसके आगे जो होगा उससे तुम्हें खुद निपटना पड़ेगा। विजय समझ गया था कि पुलिस स्टेशन में और देर तक रुककर वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। उसने इंस्पेक्टर को घूरते हुए देखा और उंगली से इशारा करके धमकाया। फिर विजय पुलिस स्टेशन से अपने घर वापस आ गया। विजय जैसे ही घर के पास आया, उसने देखा कि वहां पर भीड़ बढ़ गई थी। पंडित जी ने आकर क्रियाकर्म का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया था। विजय के पिता ने तय किया था कि सुबह होते ही विजय की मां का क्रियाकर्म कर दिया जाएगा। क्रियाकर्म से पहले पुलिस और फॉरेंसिक टीम को घर आने दो। उनको जो भी एविडेंस लेना है वो लेने दो, नहीं तो हम रिपोर्ट नहीं लिखा पाएंगे। विजय ने अपने पिता को समझाया। जब बहुत देर तक कोई नहीं आया, तब विजय को भी थकान की वजह से नींद आने लगी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम का इंतजार करते करते विजय की आंख लग गई। तभी अचानक घर में शोर होने लगा। विजय ने हड़बड़ाते हुए आंखें खोली तो देखा कि उसके घर के बाहर गाड़ियों में कुछ गुंडे खड़े हुए थे। कहाँ है वो साला जो पुलिस स्टेशन मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने गया था? लगता है खून में कुछ ज्यादा ही गर्मी आ गई है, जो रंजीत तिवारी के खिलाफ अपनी जुबान खोल रहा है। एक हट्टा कट्टा गुंडे जैसा आदमी चिल्लाता हुआ विजय के घर में आया। घर के अंदर आते ही उसने विजय की मां को जमीन पर लेटा हुआ देखा। उसने लाश को अपने पैर से मारा और फिर हंसते हुए बोला, कौन है वो कमीना जो पुलिस स्टेशन गया था? अपनी मां की लाश का निरादर होते देखकर विजय अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने आग बबूला होते हुए मुक्का बांधा और तेजी से रंजीत तिवारी को एक घूंसा मारा। अचानक से पड़े हुए मुक्के की वजह से रंजीत अपना बैलेंस खो बैठा और जमीन पर गिर गया। उसने ऐसा सोचा नहीं था कि कोई उस पर हाथ उठाएगा। रंजीत के जमीन पर गिरते ही उसके गुंडे भागते हुए उसको बचाने के लिए आ गए। एक गुंडे ने विजय का हाथ पकड़ा। विजय ने तेजी से अपने हाथ को झटका तो वो गुंडा भी जमीन पर जाकर गिरा। फिर विजय चलता हुआ आया और उसने रंजीत को कॉलर से पकड़कर हवा में उठा दिया। मेरे घर के अंदर घुसकर मुझे कमीना बोलने वाले तुम होते कौन हो? विजय ने चिल्लाते हुए रंजीत से कहा। रंजीत की सांस फूल रही थी और उसका चेहरा लाल होने लगा था। तभी विजय के पापा वहां दौड़ते हुए आए और विजय का हाथ पकड़कर बोले, शांत हो जाओ विजय, इसे नीचे उतार दो, ये समय लड़ाई करने का नहीं है। अपने पापा की बात सुनकर विजय ने रंजीत को जमीन पर फेंक दिया, मगर जैसे ही रंजीत जमीन पर गिरा, रंजीत का गुंडा स्टील की रॉड लेकर आया और विजय की पीठ पर वार किया। किसी ने यह नहीं सोचा था कि विजय अब कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था। एक स्टील की रॉड से विजय के शरीर पर जरा सी भी खरोच नहीं आई, उल्टा वो स्टील की रॉड मुड़ गई। रॉड को देखकर उस गुंडे के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। विजय ने तुरंत पलटते ही रॉड को पकड़ा और उसी रॉड से गुंडे के सीने पर तेजी से वार किया। देखते ही देखते वहां पर लड़ाई शुरू हो गई। भले ही रंजीत के गुंडे ज्यादा थे, मगर वो विजय से मुकाबला नहीं कर सकते थे। अकेला विजय ही उन सब पर भारी पड़ रहा था। गुंडों को मारने के बाद विजय ने रंजीत को गले से पकड़ लिया। फिर विजय ने रंजीत को एक घूंसा मारकर अपनी मां की लाश के पास बैठाया। विजय ने गुस्से से रंजीत से कहा, चुपचाप मेरी मां से सॉरी बोलो। आज तुम्हारी वजह से वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है और फिर तुमने घर आकर उसके क्रियाकर्म में बाधा डालने की कोशिश की। चलो अब जल्दी से सॉरी बोलो। रंजीत ने घूरते हुए विजय को देखा। फिर उसने विजय की मां पर थूका और बोला, रंजीत ने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी और मैं आज भी सॉरी नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। रंजीत की हरकत को देखकर विजय को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। विजय ने अपनी जेब से चाकू निकाला और बोला, ठीक है, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। विजय का चाकू देखकर वहां बैठे सभी लोग डर गए। रंजीत के गुंडे भी चोट खाई हालत में भागते हुए रंजीत की तरफ आए, मगर तब तक विजय के चाकू ने अपना काम कर दिया था। विजय ने गुस्से में चाकू से रंजीत पर वार किया और वहां पर खून बहने लगा। रंजीत के मुंह से कराती हुई तीखी चीख निकली। आह! सब लोग डर कर देख रहे थे कि क्या हो गया। विजय ने चाकू से रंजीत की एक उंगली काट दी।
फिर विजय ने चाकू दिखाते हुए रंजीत से कहा, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो एक एक करके सारी उंगलियां काट दूंगा। चुपचाप माफी मांगो और पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल करो। रंजीत ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसके ऊपर वार करेगा। रंजीत की गुंडागर्दी पूरे गांव में मशहूर थी। चाकू और बंदूक चलाने वाले काम रंजीत और उसके गुंडे किया करते थे। आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई रंजीत को किसी भी तरह की चोट पहुंचा सके। पहली बार आज किसी ने रंजीत को पीटा था और उसकी उंगली तक काट दी थी। दर्द से कराहते हुए रंजीत ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर उसने टेढ़ी निगाहों से विजय के चेहरे की तरफ देखा। विजय का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। रंजीत ने अपना गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। मैं एक बहुत ही घटिया इंसान हूं, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम भी मेरी मां की तरह ही हो। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हारे साथ बदसलूकी की। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं हर साल तुम्हारी मृत्यु की शोक सभा अपने घर में मनाऊंगा। इतना कहते हुए रंजीत ने विजय के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। विजय ने अपने गुस्से को कंट्रोल में किया। फिर उसने अपना पैर झटक कर रंजीत को दूर फेंक दिया। विजय ने रंजीत के गुंडों की तरफ देखा और कहा, चुपचाप इसको यहां से उठाओ और पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। वहां जाकर तुम सब अपना जुर्म कबूल करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तो सिर्फ एक ही उंगली कटी है, अगर ज्यादा चालाकी की ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। विजय की धमकी को सुनकर सबके होश उड़ गए थे। रंजीत को उसके गुंडों ने उठाया और कुछ ही मिनट में रंजीत और उसके गुंडे विजय के घर से भाग गए। विजय बहुत देर तक पुलिस और फॉरेंसिक की टीम का इंतजार करता रहा। थक हार कर विजय के पापा ने उससे कहा, विजय, पुलिस और फॉरेंसिक की टीम यहां नहीं आएगी और यहां आकर वो कर भी क्या लेंगे। वो सब यही साबित करेंगे कि तुम्हारी मां एक एक्सीडेंट की वजह से मरी है। इसलिए इन सब बातों में अपना समय मत वेस्ट करो। अपनी मां का अंतिम संस्कार करो और आगे की कार्रवाई कानूनी तरीके से करना। विजय को अभी भी पुलिस के रवैये पर गुस्सा आ रहा था। उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि पुलिस आम आदमी की सहायता के लिए नहीं आती थी और विजय तो एक पुलिस ऑफिसर था। उसकी भी सहायता करने के लिए पुलिस वहां पर नहीं खड़ी थी। जहां एक तरफ विजय जुर्म के खिलाफ लड़कर सबको इंसाफ दिलाता था, आज उसे ही कोई इंसाफ देने वाला नहीं था। विजय अपने ऊपर हुए इस इनजस्टिस की वजह से और भी ज्यादा गुस्से में था। फिर विजय ने अपने बाप की तरफ देखा और कहा, तुम ठीक कह रहे हो पापा। कुछ घटिया लोगों की वजह से हम मम्मी की लाश का क्यों अपमान करें। अब मैं इन गुंडों से अपनी तरह से निपट लूंगा। अभी उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने किस आदमी से पंगा लिया है। क्या विजय अपनी मां के खून का बदला लेगा? क्या कानून रंजीत को सजा देगा? विजय की मां के खून के पीछे असलियत क्या थी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अपनी मां का क्रियाकर्म करने के बाद जैसे ही विजय घर वापस आया, उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। जब विजय घर के अंदर आया तो उसने पुलिस इंस्पेक्टर को देखा। तो क्या तुमने रंजीत को गिरफ्तार कर लिया? विजय ने इंस्पेक्टर से पूछा। रंजीत पुलिस स्टेशन आया था, उसकी एक उंगली भी कटी हुई थी। उसने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आया हूं, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर विजय हैरान हो गया। उसने गुस्से से इंस्पेक्टर से कहा, रंजीत और उसके गुंडों की वजह से मेरी मां की जान चली गई। इसकी कार्रवाई तो तुमने कुछ नहीं की, अब यहां पर तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हो। मैं तो सिर्फ कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं। रंजीत का कहना है कि तुमने उसके ऊपर हमला किया और उससे जबरदस्ती करके जुर्म कबूल करने के लिए कहा है। क्या यह बात सच है? इंस्पेक्टर ने पूछा। विजय को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। यह बिल्कुल भी गलत नहीं था कि विजय ने रंजीत की उंगली काटी थी और उससे पुलिस स्टेशन जाने को भी कहा था, मगर विजय को यह नहीं पता था कि उसने जो गुस्से में किया था वो उस पर ही भारी पड़ जाएगा। रंजीत और उसके गुंडों ने आकर घर में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था।
मेरी जगह कोई और होता तो वो भी गुस्से में यही करता। विजय ने इंस्पेक्टर को जवाब दिया, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने विजय से कहा और फिर उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही विजय को इंस्पेक्टर ने लॉकअप में बंद कर दिया। पहले तो विजय ने इंस्पेक्टर को बहुत बुरा भला कहा, फिर थोड़ी देर बाद विजय शांत हो गया। उसे पता था कि उसने गुस्से में आकर कुछ ऐसा किया और कहा था जो उसे नहीं करना चाहिए था। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर ने विजय को लॉकअप से निकाला और कहा, विजय, तुम भी एक पुलिस ऑफिसर हो। तुम्हें पता है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मगर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। रंजीत इस गांव का सिर्फ गुंडा नहीं है, बल्कि रंजीत के दादाजी यहाँ के एमएलए भी है। इस पूरे इलाके में उनकी नेतागिरी चलती है। अगर मैंने ज्यादा कुछ किया तो मेरा ट्रांसफर होते देर नहीं लगेगी। मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाना। और जहां तक तुम्हारी मां की डेथ का सवाल है, उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है और ना ही कोई चश्मदीद गवाह है, मगर तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत है। इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा अलर्ट होने की सलाह दूंगा। विजय ने हाँ में सर हिलाया और बिना कुछ कहे पुलिस स्टेशन से घर वापस आ गया। पिछले 24 घंटों में विजय के साथ जो भी कुछ हुआ था वो उसकी समझ से बाहर था। उसकी पूरी जिंदगी को बदलते हुए समय नहीं लगा था। जिस पुलिस की नौकरी वो इतने सालों से कर रहा था, आज अचानक ही उस नौकरी से उसे नफरत होने लगी थी। जैसे ही विजय घर पहुंचा, अपने घर को देखकर वो हैरान हो गया। विजय का पूरा घर टूट चुका था। वहां एक बहुत बड़ी क्रेन और रोड रोलर खड़ा हुआ था। विजय के पूरे घर को तोड़ के तहस नहस कर दिया गया था। विजय भागता हुआ घर की तरफ गया और फिर उसने एक मजदूर को पकड़कर पूछा, किसके कहने पर तुमने ये घर तोड़ा है? और मेरे पापा यहां रहते थे, वो कहां गए? विजय के सवाल पूछते ही मजदूर डर गया। उसने सहमी हुई आवाज में विजय से कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे जैसा कहा गया मैंने वैसा ही किया। नेताजी का फोन आया था कि ये घर गैर कानूनी ढंग से बना है, इसलिए इसको तोड़ना है। नेताजी के आदमी भी आए थे। उन्होंने घर के अंदर रहने वाले को पीटा और उसे घर से बाहर फेंक दिया। पड़ोसियों ने एम्बुलेंस बुलाकर उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अगर तुम उसे जानते हो तो जल्दी से अस्पताल चले जाओ। मजदूर की बात को सुनकर विजय हड़बड़ा गया। विजय को यह अंदाजा नहीं था कि उसके जाते ही रंजीत और उसका परिवार ये सब हरकतें करेगा। रंजीत और उसके परिवार की दादागिरी बढ़ती ही जा रही थी। विजय भागता हुआ अस्पताल अपने पापा को देखने के लिए गया। अस्पताल पहुंचकर विजय अपने पापा को देखकर बहुत दुखी हो गया था। उनके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थी और वो आईसीयू में एडमिट थे। विजय अपने पापा को बाहर से देख ही रहा था कि नर्स ने आकर पूछा, क्या तुम इनके फैमिली मेंबर हो? हाँ, ये मेरे पापा हैं। विजय ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। ठीक है, तो जल्दी अंदर आ जाओ। पेशेंट को अभी अभी होश आया है। हम इनको जल्दी ही वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। कुछ पेपर वर्क भी है, उस पर साइन कर दो। नर्स ने विजय से कहा। विजय को देखते ही उसके पापा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर विजय का दिल अभी भी अपने पापा को देखकर बहुत दुखी था। विजय, अब इस सब बात को यहीं छोड़ दो। हम जितना रंजीत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उतना वो हम सबको परेशान करता रहेगा, विजय के पापा ने कहा। विजय की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, पापा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब मैं आ गया हूं तो रंजीत और उसके परिवार को अच्छे से देख लूंगा। मैं भी चाहता हूं कि रंजीत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उसके परिवार वालों की दादागिरी इस पूरे गांव से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब तुम आराम करो और सब मुझ पर छोड़ दो। विजय आईसीयू से बाहर आ गया और अस्पताल के पेपर वर्क को खत्म करने लगा। फिर जैसे ही विजय कुछ देर शांति से बैठा, उसके दिमाग में प्रशांत का ख्याल आया। विजय ने जो कुछ हो सकता था वो कर लिया था और अब उसे किसी की मदद की जरूरत थी। विजय के दिमाग में सबसे पहला नाम प्रशांत का आया। उसने झट से प्रशांत को फोन मिलाया। दूसरी तरफ प्रशांत भी विजय को लेकर परेशान था। जब से विजय गया था उसने प्रशांत को कुछ भी नहीं बताया था। जैसे ही विजय का फोन आया, प्रशांत बिना कुछ सोचे समझे गांव की तरफ चल दिया। गांव पहुंचते ही प्रशांत सबसे पहले अस्पताल गया
अस्पताल में उसने विजय और उसके पापा को देखा। अच्छा हुआ प्रशांत जो तुम यहाँ आ गए। अब तुम ही विजय को समझाओ। मुझे तो डर लगता है कि कहीं रंजीत की वजह से विजय की जान खतरे में ना पड़ जाए। विजय के पापा ने प्रशांत को देखते हुए कहा, अंकल आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं ना। विजय अब बिल्कुल भी अकेला नहीं है। मेरे सारे दोस्त विजय के दोस्त हैं और विजय के सारे दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। अगर कोई विजय पर अब हाथ भी उठाएगा तो पहले उसे मुझसे निपटना पड़ेगा। मैं देखता हूं कि रंजीत और उसका परिवार कानून से अपने आप को कब तक बचा पाता है, प्रशांत ने कहा। फिर प्रशांत विजय को लेकर कमरे से बाहर आ गया। प्रशांत ने विजय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये कुछ पैसे रख लो, इलाज में काम आएंगे, ठीक है? तुम यहां बैठकर अंकल का ध्यान रखो। जैसा तुमने मुझे फोन पर बताया था, मैं जरा इस रंजीत नाम की बीमारी से निपट कर आता हूं। बिना समय गवाए प्रशांत सीधे रंजीत के घर गया। रंजीत के घर पहुंचते ही प्रशांत ने घर के अंदर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत को कोई आदमी पीट रहा हो। वो औरत रोते हुए कह रही थी, तुम सारे आदमी नामर्द हो। एक औरत पर हाथ उठाते हुए तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आ रही है। चुप हो जाओ कमीनी। एक तो घर का काम कायदे से नहीं करती हो, ऊपर से जुबान लड़ाती हो। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूं। इतना कहते हुए उस आदमी ने औरत को पीटना शुरू कर दिया। प्रशांत से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी लात से तेजी से दरवाजे को धक्का मारते हुए खोल दिया। वहां का दृश्य देखकर प्रशांत हैरान था। जमीन पर एक औरत पड़ी थी जिसके सर से खून निकल रहा था। उसके पास ही एक आदमी था जिसके हाथ में डंडा था। प्रशांत ने उस आदमी को देखते हुए कहा, लगता है तुम रंजीत हो। इतना घटिया काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हाँ मैं रंजीत हूं और ये घर मेरा है और ये बीबी भी मेरी है। मैं अपने घर के अंदर क्या करता हूं यह जानने वाले तुम कौन होते हो? रंजीत ने गुस्सा होते हुए प्रशांत से कहा, मैं पुलिस ऑफिसर हूं और तुम्हें डोमेस्टिक वायलेंस के केस में गिरफ्तार करने आया हूं। वैसे तो तुम्हारे ऊपर और भी बहुत सारे इल्जाम हैं। मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और वहां एक एक करके तुम्हारे सारे गुनाह बता दूंगा। प्रशांत ने रंजीत का हाथ पकड़ते हुए कहा। जैसे ही प्रशांत रंजीत को पकड़ने आया, वो चोट खाई औरत प्रशांत के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, रुक जाओ, खबरदार जो मेरे पति को हाथ भी लगाया तो तुम इन्हें लेकर नहीं जा सकते। अजीब औरत हो, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूं। अगर मैं इस जल्लाद को पकड़कर नहीं ले गया ना तो ये तुम्हें जान से मार डालेगा, प्रशांत ने कहा। जब उस औरत ने देखा कि प्रशांत उसकी बात नहीं मान रहा है तो उसने एक नया नाटक शुरू कर दिया। उसने अपने कपड़ों को फाड़ दिया और तेज तेज चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, यह आदमी मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, कोई तो बचाओ मुझे। औरत का चिल्लाना सुनकर तुरंत ही वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। प्रशांत को कुछ समझ में नहीं आया और कुछ ही मिनटों में वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस के आते ही रंजीत और उसकी बीवी ने प्रशांत के ऊपर रेप का आरोप लगाना शुरू कर दिया। इस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती की और जब मैंने अपने आप को छुड़ाना चाहा तो इसने मुझे मारा। ये देखो मेरे सर से खून भी निकल रहा है। जब मेरे पति ने मुझे बचाने की कोशिश की तो इस आदमी ने उनको भी मारना शुरू कर दिया। रंजीत की बीवी ने पुलिस से कहा। प्रशांत को यह समझते देर नहीं लगी कि उसे फंसाया जा रहा था। प्रशांत इंस्पेक्टर के पास गया और बोला, मेरा नाम इंस्पेक्टर प्रशांत है और मैं विजय का दोस्त हूं। इस घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है। तुम इस औरत की बात पर विश्वास मत करो और सीसीटीवी फुटेज देखो। सच्चाई क्या है वो तुम्हें पता चल जाएगी। रंजीत ने न सिर्फ विजय की मां को मारने का प्लान किया था बल्कि उसने विजय का घर तोड़वाकर उसके पापा पर भी जानलेवा हमला किया है। विजय के पापा अस्पताल में हैं। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द रंजीत को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाओ। इंस्पेक्टर अभी भी रंजीत को गिरफ्तार नहीं कर सकता था, मगर उसे प्रशांत से पीछा छुड़ाने के लिए कोई बहाना भी चाहिए था। इंस्पेक्टर ने प्रशांत से इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया था। प्रशांत को भी इंस्पेक्टर की चालाकी समझ में आने लगी। प्रशांत ने झट से रक्षित को फोन मिलाया और कहा, रक्षित मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं विजय के गांव आया हुआ हूं और यहां पर बहुत सारे गैर कानूनी काम हो रहे हैं। कमिश्नर से कहकर जरा यहां के इंस्पेक्टर को टाइट करवाओ। प्रशांत ने रक्षित को पूरा हाल बताया।
रक्षित प्रशांत की बात को समझ गया था। रक्षित को यह भी मालूम था कि विजय के गांव में होने से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग कम हो गए थे। प्रिया और प्रशांत अकेले सुनील को नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए रक्षित ने अपना फायदा सोचते हुए प्रशांत से कहा, प्रशांत तुम चिंता मत करो, तुम वहां से निकलो और वापस बनारस आ जाओ। मैं इंस्पेक्टर से डायरेक्टली बात करूंगा और ये केस अब मैं और मेरे सुपीरियर हैंडल करेंगे। विजय को कुछ दिन वहीं रहने दो और फिर उसे वापस बनारस बुला लेना। इस समय तुम्हारा सुनील के केस को देखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तुम इंस्पेक्टर से बात करो। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि यहाँ पर सब ठीक है तो मैं बनारस वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर प्रशांत ने फोन कट कर दिया। देखते ही देखते इंस्पेक्टर को एक फोन आया। फोन आने के बाद इंस्पेक्टर के हाव भाव एकदम बदल गए। उसने तुरंत प्रशांत से माफी मांगी और कहा, अरे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी पहुंच काफी ऊपर तक है। अब यह केस कानूनी तौर पर हैंडल किया जाएगा। अब जैसा कमिश्नर साहब कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तुम यहां से जा सकते हो। प्रशांत को लगा था कि अब विजय के साथ कुछ भी गैर कानूनी नहीं होगा, मगर आगे क्या होने वाला था इस बात से प्रशांत एकदम अनजान था। प्रशांत विजय को गांव में छोड़कर बनारस वापस आ गया, इस बात से बेखबर कि ये उसका एक गलत फैसला था। क्या विजय को इंसाफ मिल पाएगा? क्या रंजीत और उसका परिवार विजय से बदला लेगा? क्या प्रशांत विजय की मदद कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। प्रशांत अभी भी विजय और उसके पापा को लेकर परेशान था, मगर उसे पता था कि इससे ज्यादा फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था। विजय को उसके पापा के इलाज के पैसे देकर प्रशांत अपने घर वापस आ गया। प्रशांत को घर पर आते ही महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। प्रशांत को लगा जैसे सुनील या उसका कोई आदमी उस पर नजर रखे था। प्रशांत ने रक्षित से स्पेशल फोर्सेस की मांग की थी, मगर अभी भी उसको कुछ नहीं मिला था। सुनील से लड़ने के लिए प्रशांत को मदद की जरूरत थी। सुनील का ग्रुप बढ़ता ही जा रहा था और साथ ही साथ उसकी शक्तियां भी। उधर दूसरी तरफ प्रशांत की मदद करने वाले लोग कम होते जा रहे थे। अब तो प्रशांत विजय से भी केस पर काम करने के लिए नहीं बोल सकता था। प्रशांत बैठा बैठा यह सोच ही रहा था कि वो किससे मदद के लिए कहे कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। जल्लाद के कंपटीशन में उसे एक दोस्त मिला था, वो काफी ताकतवर भी था। उससे पूछता हूं, शायद वो मेरी मदद करे। मगर पाताल लोक जाना अब मेरे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। पिछली बार किसी तरह जान बचाकर भागा था, इस बार होशियारी से जाना पड़ेगा और संभल कर रहना पड़ेगा। उस दोस्त को ढूंढकर उससे ही मदद लेनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। प्रशांत ने सोचा और अकेले ही पाताल लोक जाने का फैसला कर लिया। पाताल लोक पहुंचते ही प्रशांत ने दोस्त को ढूंढना शुरू कर दिया। प्रशांत ने कुछ लोगों से भी पूछा, मगर ऐसा लग रहा था जैसे प्रशांत का दोस्त पाताल लोक से कहीं गायब हो गया था। जब बहुत देर तक प्रशांत को अपने दोस्त की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तब प्रशांत डिसअपॉइंट होकर बैठ गया। तभी प्रशांत ने देखा कि कोई उसकी तरफ आ रहा था। वो आदमी ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों से ढका था और चेहरे पर मास्क लगाए हुए था। प्रशांत उसको पहचान नहीं पा रहा था। उस आदमी ने आते ही प्रशांत को एक पर्चा पकड़ाया और देखते ही देखते वहां से गायब हो गया। प्रशांत ने पर्चे को देखा, उस पर लिखा था, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो रहस्यमय टापू पर है। पाताल लोक के अंदर कोई रहस्यमय टापू था, इसके बारे में प्रशांत को नहीं पता था। उसने कुछ लोगों से रहस्यमय टापू के बारे में पूछा। बहुत देर बाद किसी ने प्रशांत को बताया कि रहस्यमय टापू असल में कोई टापू नहीं था, बल्कि वो एक बंगले का नाम था। उस बंगले तक कोई भी नहीं जाना चाहता था। बहुत पूछने के बाद प्रशांत को वहां जाने का रास्ता पता चला। जरूर इस बंगले में कुछ तो खास है, मगर वहां जाने से सब डर क्यों रहे हैं? प्रशांत बंगले तक जाते हुए सोच रहा था। प्रशांत जैसे ही रहस्यमय टापू पर पहुंचा, उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। प्रशांत के सामने एक बहुत बड़ा बंगला था। ऐसा लगता था जैसे वो बंगला लोहे का बना हुआ था। प्रशांत ने बंगले के अंदर जाने की कोशिश की, मगर उसको वहां खड़े हुए गार्ड ने रोक लिया। ये गार्ड कुछ अलग लग रहे हैं, ये पाताल लोक के बाकी भूतों की तरह नहीं दिख रहे।
प्रशांत ने सोचा और एक गार्ड से बोला, मुझे अंदर जाना है। गार्ड ने बिना कुछ कहे प्रशांत को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। गार्ड के छूते ही प्रशांत को समझ में आ गया कि उनमें क्या अलग था। वो गार्ड पूरा लोहे का बना हुआ था। तभी प्रशांत को अघोरी की लाल किताब के बारे में याद आया। उस लाल किताब में किसी लोहे के भक्षक बनाने का तरीका दिया था। लोहे के भक्षक को बनाने के लिए एक भूत को पकड़कर लोहे की एक रॉड उसके शरीर में घुसाई जाती थी और 100 दिनों तक उसको आग में पकाना पड़ता था। 100 दिन के बाद उस भूत की शक्ल बदल चुकी होती थी और उसका शरीर पूरा लोहे का हो जाता था। प्रशांत को किताब में लिखी हुई बात याद आ गई। प्रशांत ने गौर किया कि रहस्यमय टापू को बहुत सारे गार्ड्स ने घेरा हुआ था। ऐसा कौन होगा जिसने इतना टॉर्चर करके इतने सारे लोहे के भक्षक बनाए, और इस रहस्यमय टापू के अंदर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जिसकी रक्षा करने के लिए इतने सारे गार्ड्स को रखा गया है? प्रशांत ने सोचा। प्रशांत ने लोहे के भक्षक से लड़ने की कोशिश की, मगर प्रशांत उनका मुकाबला नहीं कर पाया। एक गार्ड ने प्रशांत को उठाकर ऐसे फेंका जैसे वो किसी पंख के समान हल्का हो। प्रशांत ने अपनी जेब से छोटे शैतान को निकाला। प्रशांत के इशारा करते ही छोटा शैतान एक गार्ड के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। उसने अपने नुकीले दांतों से गार्ड के हाथ को काटना चाहा, मगर छोटे शैतान के दांत लोहे को पार नहीं कर पाए और उसको चोट लग गई। वो तेजी से दर्द से कराहता हुआ वापस प्रशांत की जेब में आ गया। लगता है इन लोहे के भक्षक पर छोटे शैतान का वार भी काम नहीं आएगा। मुझे कोई और दूसरा आइडिया सोचना होगा। प्रशांत ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ यंत्रों को ढूंढने लगा। तभी प्रशांत को एक पीले रंग का यंत्र मिला। इस यंत्र पर अगर मैं लाल किताब का मंत्र पढ़ूंगा तो ये किसी को भी स्टैचू बना देगा। प्रशांत ने तुरंत यंत्र निकाला और छोटे शैतान को देते हुए कहा, जल्दी से इसको माथे पर लगा दो। प्रशांत का इंस्ट्रक्शन पाते ही छोटे शैतान ने यंत्र उठाया और प्रशांत के माथे पर लगा दिया। प्रशांत तुरंत स्टैचू बन गया। प्रशांत ना तो हिल पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। उसने अपनी आंखों से घूरते हुए छोटे शैतान को इशारा किया। छोटा शैतान तुरंत अपनी गलती समझ गया और प्रशांत के माथे से यंत्र को हटा दिया। अरे मेरा मतलब था कि गार्ड के माथे पर यंत्र रखो, मेरे माथे पर नहीं। छोटे शैतान ने मुस्कुराते हुए प्रशांत से दोबारा यंत्र लिया और इस बार जाकर गार्ड के माथे पर रख दिया। एक एक करके सारे गार्ड्स के माथे पर जैसे ही वो यंत्र रखा गया, सब स्टैचू बनकर खड़े हो गए। प्रशांत और छोटे शैतान को बंगले के अंदर जाने का मौका मिल गया। प्रशांत ने छोटे शैतान को बताया, ये बंगले का गार्ड बहुत ही काम की चीज है। अघोरी की लाल किताब में लिखा था कि भक्षक को कंट्रोल में करने का एक मैग्नेट होता है। वो मैग्नेट इन गार्ड के खून से एक्टिवेट होता है। जिसके पास भी वो मैग्नेट होता है वो इन सारे गार्ड्स को कंट्रोल में रखता है। जरूर बंगले के अंदर कोई होगा जिसके पास ऐसा मैग्नेट होगा। उस मैग्नेट को खूनी मैग्नेट कहते हैं। हाँ, और बंगले के अंदर जाते ही याद रखना कि हमें किसी भी तरह से उस खूनी मैग्नेट को अपने कब्जे में करना है। छोटे शैतान ने भी गंभीर मुंह बनाकर हाँ में सर हिलाया। प्रशांत जैसे ही अंदर गया, उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। सामने एक तालाब था और उसके चारों तरफ पीपल के पेड़ लगे हुए थे। अजीब बात है, इतने सारे गार्ड्स बाहर खड़े किए हैं मगर अंदर कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रशांत ने छोटे शैतान से कहा। प्रशांत पीपल के पेड़ों की दिशा में चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद प्रशांत को समझ में आया कि वो गोल गोल चक्कर काट रहा था। लगता है हम किसी माया जाल में फंसे हुए हैं। एक ही सीन हमारे सामने बार बार रिपीट हो रहा है। अघोरी की लाल किताब में लिखा था कि 9 पेड़ों की माया से निकलने का एक ही तरीका है। 9 पेड़ों में से एक असली पेड़ को ढूंढना पड़ेगा। कहते हुए प्रशांत ने अपनी जेब से चाकू निकाला। फिर उसने एक एक करके हर पेड़ पर चाकू से निशान बनाना शुरू कर दिया। 8 पेड़ पर निशान बनाने से कुछ भी नहीं हुआ, मगर जब आखिरी पेड़ पर प्रशांत ने निशान बनाया तब उस पेड़ से खून निकलने लगा। हाँ, लगता है यही असली पेड़ है और बाकी सब इल्यूजन था। जैसे ही प्रशांत ने आखिरी पेड़ में चाकू से निशान बनाया, वैसे ही पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए। प्रशांत ने तुरंत जेब से एक पेपर निकालकर उस पर यंत्र बनाया और पेड़ पर लगा दिया।
पेड़ के पत्ते झड़ते ही बाकी 8 पेड़ भी अपने आप ही गायब हो गए। देखते ही देखते तालाब बड़ा होने लगा। जब तक प्रशांत और छोटा शैतान समझ पाते, तब तक तालाब का पानी उबलने लगा। पानी में लहरें उठने लगी और अचानक ही तालाब से 100 फीट लंबा अजगर बाहर निकलकर प्रशांत के सामने खड़ा हो गया। अजगर पानी से निकलकर हवा में उड़ने लगा। प्रशांत ने देखा कि उस अजगर के पंख लगे हुए थे। हवा में उड़ते हुए अजगर ने गोल चक्कर काटे और प्रशांत को चारों तरफ से घेर लिया। प्रशांत ने अपनी चाकू से अजगर के शरीर पर वार किया, मगर प्रशांत का चाकू अजगर की स्किन में घुस नहीं पाया। प्रशांत समझ गया था कि ये कोई मामूली अजगर नहीं है। उस अघोरी की लाल किताब के बारे में प्रशांत को फिर से याद आया। प्रशांत ने तुरंत अजगर की पूंछ पकड़ी और उसको चाकू से काट दिया। पूंछ कटते ही अजगर दर्द से बौखला गया और उसने अपनी पकड़ को और टाइट कर दिया। अजगर ने प्रशांत को इतना कस के पकड़ा था कि प्रशांत अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। प्रशांत ने अपनी सांस को संभाला और अपने आप को उसकी पकड़ से निकालने की कोशिश की। पूरी हिम्मत बटोर के प्रशांत ने अपने आप को अजगर की पकड़ से ढीला किया और फिर उसके सर की तरफ चढ़ने लगा। प्रशांत को याद आ गया कि अजगर के सर के बीचों बीच एक सॉफ्ट स्पॉट था। उस सॉफ्ट स्पॉट पर जाते ही प्रशांत ने अपनी चाकू से पूरी तेजी से वार किया। इस बार प्रशांत का चाकू अजगर की खाल में घुस गया। चाकू अंदर घुसते ही खून का एक फव्वारा निकलने लगा। अजगर दर्द से पागल हो रहा था और हवा में तेजी से उड़ने लगा। प्रशांत ने अपने आप को गिरने से बचाया। फिर उसने चाकू को घुसाकर घाव को और भी गहरा कर दिया। प्रशांत को पता था कि सॉफ्ट स्पॉट के नीचे अजगर की मणि थी। तुरंत ही वो मणि प्रशांत को दिखने लगी। प्रशांत ने अपना हाथ अंदर डालकर उस हरे रंग की चमकती मणि को निकाल लिया। मणि निकलते ही अजगर जमीन पर गिर गया। प्रशांत को ऐसा लगा जैसे अजगर की पूरी जान उस हरे रंग की मणि में बसी थी। अजगर फटे हुए गुब्बारे की तरह जमीन पर गिर गया और प्रशांत ने वो मणि अपनी जेब में रख ली। छोटे शैतान ने मरे हुए अजगर के शरीर को देखा। वो कूदकर प्रशांत की जेब से निकला और अजगर की खाल को खाने लगा। जैसे ही उसने अजगर की खाल को खाया, छोटा शैतान फूलकर एक हरे रंग के गुब्बारे की तरह बन गया। उसका शरीर अचानक ही बड़ा हो गया। प्रशांत छोटे शैतान को देखकर डर गया। उसे लगा कि छोटा शैतान अब मरने वाला है। वो किसी भी वक्त फट सकता था। तभी छोटे शैतान ने प्रशांत से कहा, मुझे बहुत ही अलग महसूस हो रहा है। हाँ, तुम फूल के गुब्बारे बन गए हो, प्रशांत ने जवाब दिया। मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे अंदर से बहुत अलग महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत ताकतवर हो गया हूं। इतना कहते हुए छोटे शैतान ने हवा में छलांग लगाई और आसमान में उड़ने लगा। प्रशांत छोटे शैतान को देखकर बहुत खुश था। छोटे शैतान ने प्रशांत के चेहरे को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूं? क्या तुम खुश हो? हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है। चलो अब जरूरी काम खत्म करते हैं, प्रशांत ने कहा और छोटे शैतान के साथ बंगले की तरफ बढ़ने लगा। प्रशांत ने ध्यान दिया कि अंधेरा नहीं हुआ था, मगर बंगले के चारों तरफ लाइट जलने लगी थी। कुछ पुराने डिजाइन की लालटेन टंगी थी जिनमें आग जल रही थी। प्रशांत और छोटा शैतान बंगले के अंदर गया। बंगला जितना बाहर से सुंदर था, अंदर से उतना ही टूटा फूटा और गंदा था। पूरा बंगला खाली पड़ा था। जंगली पेड़ पौधे फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूचाल आया था जिसने पूरे बंगले को तहस नहस कर दिया था। जब प्रशांत को नीचे कोई भी नहीं दिखा, तब वो ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया। यहां तो कोई भी नहीं है। प्रशांत ने ऊपर पहुंचते ही इधर उधर देखा, मगर जैसे ही प्रशांत ने अगला कदम रखा, वैसे ही हजारों तलवारें प्रशांत की तरफ उड़ती हुई आने लगी। छोटे शैतान ने तलवारों को देखते ही चिल्लाया, अरे बचो! प्रशांत अपने आप को संभाल नहीं पाया। तभी छोटा शैतान प्रशांत को लेकर हवा में उड़ने लगा। देखते ही देखते छोटे शैतान ने वहां पर हवा का टॉर्नेडो बना दिया था। सभी तलवार इस टॉर्नेडो में घुसकर जमीन पर गिर गई। बाप रे बाप, बाल बाल बचे, प्रशांत ने जमीन पर उतरते हुए कहा। यहां तो
कोई भी नहीं दिख रहा है, फिर ये तलवार कहां से आई? प्रशांत पूरे बंगले को ध्यान से देखने लगा। तभी किसी ने कराहती हुई आवाज में प्रशांत से कहा, प्रशांत, क्या ये तुम हो प्रशांत? प्रशांत को कौन आवाज लगा रहा था? प्रशांत को बंगले में बुलाने के पीछे किसका हाथ था? क्या प्रशांत बंगले से जिंदा निकल पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। प्रशांत, क्या ये तुम हो? प्रशांत ने कराहती हुई आवाज को दोबारा सुना। इस बार प्रशांत समझ गया था कि वो आवाज किसकी थी। दोस्त, क्या ये तुम हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? प्रशांत ने कहा, हाँ, ये मैं हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो प्रशांत? दोस्त की आवाज आई। प्रशांत आवाज का पीछा करता हुआ एक कमरे में पहुंच गया। प्रशांत ने जैसे ही दरवाजे को खोला, वो अपने दोस्त को देखकर चौंक गया। प्रशांत के सामने दोस्त एक दीवार पर टंगा हुआ था। उसके हाथ पैर बंधे थे और उसके पूरे शरीर से खून टपक रहा था। उसके बगल में बहुत तरह के टॉर्चर करने के इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हुए थे। प्रशांत वो सब देखकर दुखी हो गया। प्रशांत दौड़कर अपने दोस्त के पास गया और उसकी जंजीरों को खोल दिया। जंजीर खुलते ही दोस्त जमीन पर गिर गया। तुम्हारा यह हाल किसने किया? प्रशांत ने अपने दोस्त को संभालते हुए बोला। तुम यहां कैसे आए? पाताल लोक से तुम्हारे जाते ही क्षेत्रपाल ने तुमसे बदला लेने की ठान ली थी, इसलिए उसने मुझे पकड़कर इस रहस्यमयी टापू में कैद कर दिया। रोज वो मुझे धीरे धीरे मारता और सताता था। अब तो मुझ में बिल्कुल भी जान नहीं बची है। उसके दिए हुए जहर के कारण अब शायद मैं ज्यादा दिन तक बचूंगा नहीं, दोस्त ने बताया। क्षेत्रपाल ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मगर क्यों? वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? प्रशांत ने पूछा। इससे पहले कि दोस्त कुछ भी जवाब देता, प्रशांत को अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी। मेरी पूरी जिंदगी तबाह करने के बाद पूछ रहे हो कि मैं निर्दयी कैसे हो सकता हूं? मैं सिर्फ पाताल लोक का ताकतवर जल्लाद बनना चाहता था। तुमने मेरा पूरा करियर हमेशा के लिए खराब कर दिया। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? प्रशांत ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर क्षेत्रपाल खड़ा था। प्रशांत भी उसको देखकर डर गया। क्षेत्रपाल लंबा और चौड़ा तो था ही, अब वो देखने में भी पहले से ज्यादा डरावना हो गया था। उसके शरीर से काले रंग का धुआं निकल रहा था। अब तुम उतने ही बदसूरत दिख रहे हो जितनी तुम्हारी हरकतें हैं। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, फिर तुमने दोस्त को टॉर्चर क्यों किया? प्रशांत ने चिल्लाते हुए क्षेत्रपाल से पूछा। तुम्हें पाताल लोक में बुलाने का यह तरीका काम करेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद थी। और देखो, आज तुम सामने खड़े हो। भले ही मैं पाताल लोक का ताकतवर जल्लाद नहीं बन पाया, मगर मैं तुम्हें तो मार ही सकता हूं। कहते हुए क्षेत्रपाल ने जमीन पर पड़े हुए नुकीले पंख उठाए और प्रशांत की तरफ फेंक दिए। दीवार पर टंगी हुई लालटेन को प्रशांत ने झट से उठाया और अपने ऊपर फेंके हुए सारे पंखों को जला दिया। अपने पहले वार को बेकार होते देखकर क्षेत्रपाल गुस्से में आ गया। तभी प्रशांत ने छोटे शैतान को हमला करने का आदेश दिया। छोटा शैतान अपना मुंह खोलते हुए क्षेत्रपाल की तरफ बढ़ा। उसने क्षेत्रपाल के हाथों को अपने नुकीले दांतों से दबोच लिया, मगर क्षेत्रपाल के हाथों को कुछ भी नहीं हुआ। छोटे शैतान को एक बार फिर से मुंह में चोट लग गई और वो चिल्लाता हुआ प्रशांत के पास वापस आ गया। प्रशांत समझ गया कि क्षेत्रपाल को मारने के लिए उसे कोई और तरीका आजमाना पड़ेगा, इसलिए उसने छोटे शैतान को पीछे रहने का इशारा किया। अच्छा, तो तुम इस बार कोई खिलौना लेकर आए हो मुझे हराने के लिए? अगर हिम्मत है तो खुद आकर मुझसे लड़ो। तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो प्रशांत। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते हो। क्षेत्रपाल ने हंसते हुए प्रशांत से कहा। प्रशांत के देखते ही देखते क्षेत्रपाल एक बहुत बड़ी चील में बदल गया था। उसके हाथ चील के पंखों की तरह बड़े हो गए और पंजे पैने नाखूनों से भर गए थे। वो चील तेजी से उड़ते हुए प्रशांत की तरफ आ रहा था।
प्रशांत ने अपने आप को बचाने के लिए वहां रखे हुए पत्थर को अपने सामने रख लिया। चील के भेष में क्षेत्रपाल ने उस पत्थर पर अपने पंजे से तेजी से वार किया। क्षेत्रपाल के नुकीले नाखूनों से पत्थर पर खरोच आ गई। प्रशांत उस पत्थर को देखकर हैरान था। लगता है ये क्षेत्रपाल और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। अगर इस पत्थर की जगह मैं होता तो मेरे तो चीथड़े उड़ जाते, प्रशांत ने कहा। जब प्रशांत पत्थर के पीछे से नहीं निकला तब क्षेत्रपाल ने उस पत्थर पर 3-4 बार वार किया। देखते ही देखते वो पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर टूट गया। अब कैसे बचोगे प्रशांत? तुम सोच रहे थे कि ये पत्थर तुम्हें हमेशा के लिए बचा लेगा, क्षेत्रपाल ने कहा। प्रशांत ने गौर किया कि क्षेत्रपाल के नाखूनों पर भी खून आ गया था। पत्थर पर वार करने से क्षेत्रपाल को भी थोड़ी चोट पहुंची थी। प्रशांत ने तुरंत अपने दिमाग में एक प्लान बनाया। जैसे ही क्षेत्रपाल प्रशांत की तरफ उड़ता हुआ आया, प्रशांत ने उसके पैरों को पकड़ लिया और चढ़ता हुआ क्षेत्रपाल की पीठ पर जाकर बैठ गया। प्रशांत के अचानक पीठ पर बैठने से क्षेत्रपाल भी हैरान हो गया। उसने प्रशांत को गिराने के लिए हवा में कई चक्कर काटे, मगर प्रशांत ने क्षेत्रपाल की गर्दन को कसकर पकड़ लिया था। फिर प्रशांत ने क्षेत्रपाल के पंखों को नोचना शुरू कर दिया। पंख नोचने की वजह से क्षेत्रपाल का खून बहने लगा और वो दर्द से कराहने लगा। उसने झटके से प्रशांत को जमीन पर फेंक दिया और वापस इंसानों जैसा शरीर ले लिया। इस बार क्षेत्रपाल के हाथों से खून बह रहा था। प्रशांत ने देखा कि क्षेत्रपाल अभी भी पूरी तरह से राक्षस नहीं बन पाया था। उसकी गर्दन अभी भी चील की तरह थी। प्रशांत ने अपनी जेब से चाकू निकाला और कूदकर क्षेत्रपाल की गर्दन को काट दिया। गर्दन काटते ही क्षेत्रपाल का बहुत सारा खून बहने लगा और वो जमीन पर गिरकर मर गया। क्षेत्रपाल के मरते ही वहां पर पूरे में काले रंग का धुआं छा गया। जब वो काले रंग का धुआं छटा तब वहां क्षेत्रपाल का नामो निशान नहीं था। ये तुमने कैसे किया? क्षेत्रपाल को तुमने इतनी आसानी से कैसे मार दिया? प्रशांत का दोस्त अभी भी हैरान था। आसान तो नहीं था, मगर उसको मारना मेरे लिए बहुत जरूरी था। वैसे मैं यहां पर एक बहुत ही विशेष काम के लिए आया हूं और वो काम था तुम्हें क्षेत्रपाल से आजाद कराना, प्रशांत ने कहा। मेरे लिए तुम अपनी जान पर भी खेलोगे, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। वैसे ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ रही है? मुझ में तो अब किसी से भी लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। अब मैं तुम्हारे किसी भी काम का नहीं हूं, दोस्त ने दुखी होते हुए कहा। मैं तुम्हारी शक्ति फिर से लौटा दूंगा, मुझ पर विश्वास रखो, प्रशांत ने अपने दोस्त को सहारा देते हुए उठाया। तभी छोटा शैतान बाहर निकल कर आया और अपने हाथ में कुछ उठाते हुए प्रशांत से बोला, ये देखो मुझे क्या मिला। तुमने कहा था ना खूनी मैग्नेट पर ध्यान रखना, लगता है ये खूनी मैग्नेट है, छोटे शैतान ने कहा। जिस स्थान पर क्षेत्रपाल मरा था उसके गायब होते ही वहां पर एक लाल रंग की गोल मैग्नेट पड़ी थी। हाँ, लगता है ये वही मैग्नेट है जिससे लोहे के आदमी को कंट्रोल में किया जाता है। मैग्नेट को ढूंढकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, प्रशांत ने छोटे शैतान से कहा। प्रशांत को खुश देखकर छोटा शैतान भी हंस रहा था। उसने झट से वो गोल खूनी मैग्नेट प्रशांत की जेब में रख दिया। ये हमारे बहुत काम आने वाली है। अब ये सारे लोहे के आदमी हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे और फिर हम इन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रशांत ने समझाया। खूनी मैग्नेट की करामात देखने के लिए प्रशांत रहस्यमयी टापू के दरवाजे पर आ गया। वहां पर अभी भी लोहे के आदमी खड़े हुए पहरा दे रहे थे। प्रशांत ने खूनी मैग्नेट को अपने हाथ में पकड़ा और गार्ड को देखते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से रहस्यमयी टापू का मालिक मैं हूं, प्रशांत, और तुम सब मेरे गार्ड्स हो। मैं जैसा कहूंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? प्रशांत ने वहां खड़े हुए गार्ड से पूछा। प्रशांत के देखते ही देखते सारे गार्ड्स एक साथ इकट्ठा होकर लाइन में खड़े हो गए और फिर उन्होंने प्रशांत को देखकर एक साथ हां में सर झुकाया। ये लोहे के आदमियों की आर्मी मेरे लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाली है, प्रशांत ने सोचा।
फिर उसने लोहे के आदमियों को आदेश दिया, इस बंगले के अंदर मेरा दोस्त और छोटा शैतान है। मैं काम से बाहर जा रहा हूं। उन दोनों की रक्षा करना। इस बंगले के अंदर किसी को भी मत आने देना। एक बार फिर से सारे लोहे के आदमियों ने हां में सर हिलाया और बंगले के चारों तरफ जाकर खड़े हो गए। फिर प्रशांत ने अपनी दिव्य शक्ति से उन शैतानी आदमियों को ढूंढना शुरू किया जो भूतों को खाते थे। उसको तुरंत ही एक ऐसी जगह दिखी जहां पर कुछ शैतानी आदमी थे। प्रशांत तुरंत उन शैतानी आदमियों के पास गया। पाताल लोक के इस कोने में भी शैतानी आदमी भूतों को टॉर्चर कर रहे थे और उन्हें बेरहमी से खा रहे थे। प्रशांत ने अंदाजा लगाया कि उसे और कितनी बलि चाहिए थी। फिर उसने शैतान को खाने वाले आदमियों को ललकारा और एक एक करके उन्हें मार गिराया। प्रशांत ने खूनी कुएं के लिए 9 बेगुनाहों की बलि इकट्ठा की। बलि जमा होते ही प्रशांत ने वहां पर खूनी कुआं बनाया और काले साए को सारी बलि चढ़ा दी। फिर उसने काले साए से कहा, रहस्यमय टापू के अंदर मेरा एक दोस्त है। क्षेत्रपाल ने मार मार कर उसकी बहुत बुरी हालत कर दी है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे ठीक कर दो और शक्तिशाली बना दो। वो तो पहले ही अपंग हो चुका है। उसको ठीक करना अब मेरे बस की बात नहीं है। काले साए ने डकार लेते हुए कहा, तुम मेरी दी हुई बलियों को हजम कर चुके हो, तो अब चुपचाप वैसा करो जैसा मैं कह रहा हूं। प्रशांत ने भी हुक्म चलाते हुए कहा, अब तुम पहले से ज्यादा होशियार होते जा रहे हो। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा मैं कर देता हूं। कहते हुए काले साए ने हवा में 3 से 4 बार चक्कर काटा और वहां से गायब हो गया। प्रशांत वापस रहस्यमय टापू में आया। उसने दोस्त को देखा और कहा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया, मगर अब मैं बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। मेरी सारी टूटी हुई हड्डियां जुड़ गई और अब मुझे अंदर से भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। प्रशांत के दोस्त ने हंसते हुए कहा। फिर दोस्त ने सामने बने हुए पत्थर के पिलर पर एक घूंसा मारा। 10 फीट लंबा पत्थर का मजबूत पिलर एक ही घूंसे से टूटकर चूरा चूरा हो गया। प्रशांत का दोस्त अपनी काबिलियत को देखकर खुद ही हैरान था। ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं इतना शक्तिशाली तो पहले भी नहीं था। तुम्हारी वजह से आज मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व हो रहा है। प्रशांत के दोस्त ने हंसते हुए कहा, मैं यही चाहता था। वो दोस्ती ही क्या जो दोस्त के काम ना आ सके। प्रशांत ने कहा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ये तो नहीं पता कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, मगर मेरी ये जिंदगी अब तुम्हारे ऊपर उधार है। तुम जैसा कहोगे वैसा मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूं। दोस्त ने खुश होते हुए प्रशांत को गले से लगा लिया। चलो, अब हमारे पास बहुत काम है करने को। मुझे एक बहुत ही शक्तिशाली आदमी को मारने के लिए तुम्हारी जरूरत है। एक और दोस्त है जिसको वापस लाना है। प्रशांत ने कहा, मैंने तुम्हारी काबिलियत को बहुत ध्यान से देखा है प्रशांत। जो काम तुम नहीं कर पा रहे हो वो भला मैं कैसे करूंगा? दोस्त ने पूछा। आज के बाद अपने आप को कभी बेकार मत समझना। अगर हम साथ रहकर कुछ करेंगे तो उसमें जरूर सफल होंगे। मुझे बस तुम्हारे साथ की जरूरत है। प्रशांत ने दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। जिस आदमी से मुझे बदला लेना है वो भले ही हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, मगर जो वो कर रहा है वो गलत है। उसने सही और गलत जानने की शक्ति भी खो दी है। ऐसे इंसान हमेशा समाज की अच्छाई के लिए खतरा बने रहेंगे। अब मुझे किसी भी तरह सुनील का नामो निशान मिटाना है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम मिलकर ये काम कर सकते हैं, इससे पहले कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। प्रशांत ने कहा। क्या प्रशांत का दोस्त उसकी मदद कर पाएगा? लोहे की आर्मी क्या सुनील से मुकाबला कर पाएगी? प्रशांत की अगली चाल क्या होगी, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। प्रशांत प्रिया और मेनका की बात सुनकर हैरान हो गया। क्या हो गया विजय को? वो ठीक तो है ना? प्रशांत ने प्रिया को देखते हुए कहा। प्रिया के सहमे हुए चेहरे को देखकर प्रशांत और भी ज्यादा डर गया था। तुम्हें गांव में किसी रंजीत तिवारी के बारे में पता है? मेनका ने प्रशांत से पूछा। रंजीत का नाम सुनते ही प्रशांत भी परेशान हो गया। रंजीत तिवारी? हाँ,
वही वो गांव वाला गुंडा जो विजय और उसके परिवार को परेशान कर रहा था, मगर उसे तो पुलिस ने जेल में डाल दिया था ना, क्या हुआ उसको? प्रशांत ने पूछा। पुलिस का कहना है कि विजय रंजीत से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो जेल में गया और रंजीत से उसकी हाथापाई हो गई। दूसरे दिन पुलिस को जेल में रंजीत की लाश मिली। अब सब ये सोच रहे हैं कि विजय ने शायद रंजीत को मारा है और पुलिस विजय की तलाश में लगी है, मगर पुलिस को विजय अभी तक नहीं मिला। प्रिया ने सारा किस्सा प्रशांत को कह सुनाया। इतना सब कुछ कैसे हो गया? और विजय रंजीत को क्यों मारेगा? रंजीत को तो जेल हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि विजय ने रंजीत का खून किया है। प्रशांत ने सर हिलाते हुए कहा। विजय को ढूंढने की कोशिश हमने भी की थी। उसका फोन कल से लगातार बंद आ रहा है। गांव से जाने के बाद वो दुकान पर भी नहीं आया। किसी भी सीसीटीवी फुटेज में विजय की तस्वीर नहीं दिख रही है और उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक हो गए हैं। पता नहीं वो एकदम से कहां चला गया। मेनका ने प्रशांत से कहा, इतना सब कुछ हो गया मेरे पीछे, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि विजय लापता है। आखिर वो जाएगा तो जाएगा कहां? रंजीत के मरने के बाद उसके लोग बौखलाए बैठे होंगे। वो सब लोग तो विजय को मारने का प्लान भी बना रहे होंगे। मुझे डर है कि कहीं विजय पर कोई हमला तो नहीं हुआ। प्रशांत ने सोचते हुए कहा, वैसे हम लोग कुछ और ही सोच रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि इसमें सुनील का कोई हाथ होगा? प्रिया ने प्रशांत से पूछा। पिछली बार मेरे पीछे सुनील ने यह खेल कियारा के साथ खेला था और फिर कियारा सुनील के ग्रुप में मिल गई थी। अगर विजय गांव में भी नहीं है और यहां भी नहीं आया तो हो सकता है कि सुनील उसे अपने साथ ले गया हो। अपनी मां की मौत के बाद विजय वैसे भी बहुत परेशान हो गया था। अगर वो सुनील के साथ उसके ग्रुप में जुड़ा होगा तो जरूर सुनील ने उसका ब्रेन वॉश किया होगा। प्रशांत ने कहा, अब हम क्या करें? विजय को छुड़ाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना? प्रिया ने कहा, क्या ये सुनील वही है जिससे लड़ने के लिए तुम मुझे यहां पर लाए हो? दोस्त ने प्रशांत से पूछा। दोस्त के बोलते ही प्रिया और मेनका की नजर उस पर गई। प्रिया ने प्रशांत से पूछा, ये कौन है और ये हमारी क्या मदद कर सकता है? अरे पूरे कंफ्यूजन में मैं तुम लोगों को दोस्त से मिलाना ही भूल गया। अब प्रिया, मेनका, इनसे मिलो। ये मेरा दोस्त है। इसका नाम तो मैं भी नहीं जानता, मगर मैंने इसको हमेशा से दोस्त ही बुलाया है। ये मुझे पाताल लोक के पिसावा के जंगल में मिला था, तब से इसने मेरी बहुत मदद की है। अब ये सब कहकर तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मदद तो तुमने मेरी की है। अगर तुमने मुझे क्षेत्रपाल से नहीं बचाया होता तो मैं तो कब का मर चुका होता। मैं बस यहाँ तुम सबका साथ देने के लिए आया हूँ। वैसे सब लोग मुझे वासु बुलाते हैं। दोस्त ने कहा, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वासु मेरा नाम मेनका है और मैं एक साइकोलॉजी काउंसलर हूँ। मैं भी प्रशांत की दोस्त हूँ। मेनका ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया अभी भी कंफ्यूज थी। प्रशांत प्रिया को देखते ही समझ गया कि उसको वासु की ताकत पर शक हो रहा था। वासु, इससे मिलो। ये प्रिया है और एक पुलिस वाली है। हमारा एक और दोस्त था जिसका नाम था विजय और वो भी एक पुलिस ऑफिसर था। हमें शक है कि सुनील ने उसको भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है। सुनील से लड़ने के लिए और विजय को छुड़ाने के लिए अब हम तीनों को ही लड़ाई करनी होगी। प्रशांत ने वासु को बताया। तीनों मतलब कौन? क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं चलोगे? मैं लोगों को हिप्नोटाइज करके तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेनका ने प्रशांत से कहा, सुनील के ग्रुप से जब लड़ाई करने का मौका आएगा ना, तब हम सबको हथियार ही उठाने पड़ेंगे। तुम्हारी नजरों के तीर से सुनील पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रशांत ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि ये वासु और मैं सुनील की पूरी आर्मी से लड़ेंगे? ये तो साफ साफ सुसाइड करने जैसा होगा ना? प्रिया ने गुस्से से कहा। फिर प्रशांत ने प्रिया और मेनका को अपनी जेब से एक मैग्नेट निकालकर दिखाया। ये खूनी मैग्नेट है। इसकी वजह से अब हमारे पास 400 लोहे के आदमी हैं और वो हमारी आर्मी की तरह काम करेंगे, प्रशांत ने कहा। फिर प्रशांत ने खूनी मैग्नेट को एक्टिवेट करके 400 लोहे के आदमियों को वहां पर बुला लिया। प्रिया और मेनका दोनों लोहे के आदमियों को देखकर हैरान थी। क्या वाकई में ये लड़ सकते हैं? ये तो बस मेटल की मशीन लग रहे हैं।
प्रिया ने एक गार्ड को देखते हुए कहा। प्रिया ने इतना कहा ही था कि वो गार्ड हमला करने के लिए प्रिया की तरफ बढ़ा। उसने अपनी तलवार निकाली और प्रिया के ऊपर चला दी। प्रिया के कंधे पर तलवार लग गई। होरी की दी हुई शक्ति की वजह से प्रिया के कंधे पर घाव नहीं हुआ, मगर प्रिया को समझ में आ गया कि लोहे का आदमी लड़ने के लिए बहुत ही काम का था। प्रशांत ने सारे लोहे के आदमियों को मैग्नेट की मदद से गायब कर दिया। फिर प्रशांत ने सबसे कहा, इन्हें काम के वक्त पर ही वापस बुलाएंगे, मगर तुमने देख लिया ना ये सब कितने ताकतवर हैं। मेनका और वासु लोहे के आदमियों की तारीफ करने लगी, मगर प्रिया अपनी हार की वजह से खिसिया रही थी। उसने इरिटेट होते हुए प्रशांत से कहा, माना कि इन सब में बहुत ताकत है, मगर हमें इनको इस्तेमाल करने का एक प्लान बनाना चाहिए। बिना एक प्लान के सुनील आराम से इनको एक बम से उड़ा देगा। वही प्लान बनाने के लिए मैंने तुम सबको यहां बुलाया है। सुनील की आर्मी बहुत बड़ी हो गई है और वो खुद भी बहुत शक्तिशाली है। हमारी सारी ताकतें मिलकर भी सुनील का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। प्रशांत ने कहा, सुनील का एक ही शिकार है और वो है प्रशांत। सुनील अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रशांत को मारने की कोशिश करेगा, तो हमें ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जिससे सुनील की ताकत को हम तोड़ सकें। मेनका ने कहा, मुझे लगता है कि सुनील और उसके ग्रुप को हमें दो भागों में बांट देना चाहिए। अगर हम किसी तरह से आधे लोगों को पाताल लोक के अंदर ले चले और बाकी धरती पर रह जाएं, तो वो एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। वासु ने कहा। वासु की बात सुनकर प्रशांत के चेहरे पर खुशी छा गई। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? इस काम में हमें एक और इंसान की मदद की जरूरत पड़ेगी, प्रशांत ने कहा। फिर प्रशांत ने जमीन पर एक यंत्र बनाया और बहादुर भोकाल को बुला लिया। बहादुर भोकाल ने आते ही प्रशांत से कहा, अब कौन सी मुसीबत आ गई जो तुमने मुझे फिर से याद किया? मुसीबत तो बहुत बड़ी है। हम सबको तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है, प्रशांत ने कहा। फिर प्रशांत ने भोकाल को सारा प्लान समझाया। प्लान तो हमारा बन गया है, मगर सुनील कहां है इस बारे में किसी को पता है क्या? वासु ने कहा। सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सुनील का आता पता तो किसी को भी नहीं था। वो अक्सर अचानक ही अपने ग्रुप के साथ वार करता था। प्रशांत ने अपनी आंखें बंद करके सुनील पर कंसंट्रेट किया, मगर प्रशांत अपनी दिव्य शक्ति के बाद भी सुनील तक नहीं पहुंच पाया। प्रशांत को पता था कि सुनील पर उसकी दिव्य शक्ति काम नहीं करती है। फिर प्रशांत ने विजय के ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू किया। कुछ सेकंड के लिए प्रशांत को विजय दिखाई दिया, मगर अचानक ही एक बहुत तेज लाइट चमकी और विजय भी प्रशांत की दिव्य शक्ति के सामने से चला गया। लगता है विजय को भी सुनील ने अपने कब्जे में कर लिया है। आज तो किसी की भी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है, प्रशांत ने कहा। हम जितनी देर करेंगे सुनील की शक्तियां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। जितना जल्द से जल्द हम सुनील के ऊपर अटैक करेंगे, हमारे जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, प्रिया ने कहा। मुझे लगता है कि हमें कल तक इंतजार करना चाहिए। कल मैं फिर से सुनील के बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा और उसे लड़ने के लिए उकसाऊंगा, प्रशांत ने कहा। सब ने तय किया कि वो रात को आराम करेंगे और कल सुबह होते ही अपने प्लान पर एक्शन लेंगे। बहादुर भोकाल के जाते ही चारों लोगों ने मिलकर मेनका का बनाया हुआ खाना खाया। फिर सब लोग आराम करने के लिए चले गए। प्रिया और मेनका एक साथ कमरे में जाकर लेट गई। प्रिया के मन में अलग ही उलझन चल रही थी। उसने मेनका से पूछा, क्या तुम्हारे और प्रशांत के बीच में कुछ है? तुम्हें पता है ना कि मैं प्रशांत की गर्लफ्रेंड हूं और वो अभी भी मेरी चिंता करता है, मेरी शक्तियों को बढ़ाने के लिए और मेरी खाल को ठीक करने के लिए। तुम्हें पता है ना उसने कितनी मेहनत की है। उसने अपनी जान पर खेलकर मुझे कई बार बचाया है, प्रिया ने कहा। तुम प्रशांत की एक्स गर्लफ्रेंड हो और उसने जो भी कुछ तुम्हारे लिए किया है वो एक दोस्त होने के नाते किया है, और प्रशांत अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुमने सुना ना कि उसने वासु को बचाने के लिए भी अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, मेनका ने प्रिया को जवाब दिया। मगर प्रशांत और मेरे बीच में अभी भी कुछ खास है। अगर तुम अपना नंबर लगाना चाहती हो तो तुम्हें वेट करना होगा।
कि प्रशांत मुझे साफ साफ रिजेक्ट करे। प्रिया का ईगो सर चढ़कर बोल रहा था, ये सब तुम्हारे इमोशंस हैं, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। प्रशांत तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता है। तुम जबरदस्ती करके प्रशांत को पा नहीं सकती। अपनी गलतफहमी तुम जितनी जल्दी दूर कर लोगी, उतना सबके लिए अच्छा रहेगा। इस बार मेनका ने भी प्रिया को सख्ती से जवाब दिया, मैं प्रशांत को तुमसे पहले से जानती हूं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। समय आने पर मैं उससे अपने रिलेशन के बारे में भी साफ साफ पूछ लूंगी। प्रिया ने कहा, मुझे लगता है कि प्रशांत इस समय सुनील को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। अगर हम सब एक अच्छे दोस्त हैं तो हमें प्रशांत का साथ देना चाहिए। अपनी पर्सनल बातों को लेकर अगर हम बहस करेंगे ना, तो प्रशांत के लिए ये अच्छा नहीं होगा। मेनका ने प्रिया को समझाया, ठीक है, कल जैसे ही सुनील का मामला खत्म होगा, मैं प्रशांत से अपने बारे में बात करूंगी। वैसे भी प्रशांत ने तुम्हें पाताल लोक जाने से मना किया है, तो तुम यहीं रहकर हमारा इंतजार कर। प्रिया ने कहा और बेड पर लेटकर सो गई। मेनका भी बेड पर लेट गई, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने आंख बंद करके सोने की बहुत कोशिश की, मगर वो बस करवट ही बदलती रही। फिर मेनका उठकर बेड पर बैठ गई। उसने देखा कि प्रिया तुरंत ही गहरी नींद में सो गई थी। तभी मेनका को एक गंभीर आवाज सुनाई दी, ये प्रिया अपने आप को कुछ ज्यादा ही बन रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें नीचा दिखाने की? प्रशांत भी तुम्हें पसंद करता है, प्रिया को नहीं। अगर तुम प्रशांत को पाना चाहती हो तो प्रिया को अपने रास्ते से हटाना होगा। प्रिया को मारने का ये सबसे अच्छा मौका है। मेनका ने देखा कि उसके सपनों का भूत उसके सामने खड़ा था। वो देखने में एकदम मेनका की तरह लग रहा था। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे प्रशांत पर पूरा भरोसा है। वो जो भी फैसला करेगा मुझे मंजूर है। मैं उसके लिए प्रिया को नहीं मार सकती। मेनका ने अपने हाथ को कसकर मुट्ठी में बांध लिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेनका अपने आप को प्रिया को मारने से रोक रही थी। तुम गलत सोच रही हो। प्रिया जैसे लोग हमेशा अड़चन बनते हैं। वो तुम्हारी जिंदगी में एक ऑब्स्टेकल की तरह आकर खड़ी हो गई है। जब तक तुम उसको मारोगी नहीं, तब तक वो प्रशांत को तुम्हारा कभी नहीं होने देगी। मेनका के सपनों के भूत ने कहा। मेनका ने देखा कि उसके बेड के बगल में एक स्टील का वास रखा हुआ था। मेनका ने उसको अपने हाथ में उठा लिया। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। स्टील के वास से प्रिया के सर पर वार करो, वो तुरंत मर जाएगी। मेरी बात सुनो, मैं जो भी कह रही हूं वो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। अगर तुमने प्रिया को नहीं मारा तो मैं प्रिया को मार दूंगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि मैं तुम्हारी हकीकत बन जाऊं। मेनका का साया उस पर हावी हो रहा था। क्या मेनका अपने साये के वश में आ जाएगी? क्या मेनका का साया प्रिया को मार देगा? क्या प्रशांत का प्लान सुनील को पकड़ने में कामयाब होगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। यही समय है प्रिया को मारने का। अगर आज तुमने उसे नहीं मारा तो फिर ये कभी नहीं कर पाओगी। मार दो प्रिया को। मेनका के साये ने मेनका को भड़काते हुए कहा। मेनका ने अपने हाथ में स्टील का वास उठा ही लिया था और प्रिया को मारने जा ही रही थी कि अचानक कमरे में तेज हवा चली, जिससे मेनका का ध्यान भंग हो गया। उसने कमरे के बाहर किसी के चलने की आहट सुनी। मेनका ने वास दोबारा बेड के किनारे वाली टेबल पर रख दिया और फिर वो कमरे से बाहर चली गई। कमरे से बाहर आकर मेनका लिविंग रूम की बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिया मेरी एक अच्छी दोस्त है, मेनका ने अपने आप से कहा। मेनका अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मेनका हड़बड़ा कर चौंक गई। उसने पलटकर देखा तो वहां पर प्रशांत खड़ा हुआ था। क्या हुआ मेनका? तुम इतनी रात को बालकनी में क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? प्रशांत ने परेशान होते हुए पूछा। मेनका ने प्रशांत के हाथ को कंधे से हटाया और बोली, लगता है नींद तो तुम्हें भी नहीं आ रही है। तुम यहां पर क्या कर रहे हो प्रशांत? हाँ, वो थोड़ी बेचैनी हो रही थी।
कल के अपने प्लान को लेकर मैं थोड़ा परेशान हो रहा था। पता नहीं ये प्लान सुनील और उसके ग्रुप को पकड़ने में काम आएगा भी या नहीं। प्रशांत ने बालकनी से बाहर देखते हुए कहा। मेनका प्रशांत के करीब आ गई और बोली, प्रशांत, मुझे भी अपने साथ पाताल लोक लेकर चलो ना। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि पाताल लोक जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। विजय और प्रिया पाताल लोक गए थे और मरते मरते बचे थे। वो तो ये कहो कि काले साई ने उनको शक्तिशाली बना दिया, नहीं तो पाताल लोक में ही उनकी कब्र बन जाती। मैं तुम्हें मरने के लिए पाताल लोक लेकर नहीं जा सकता। ना तो तुम वहां के लोगों से लड़ पाओगी और ना ही वहां के जादू से बच पाओगी। प्रशांत ने मेनका को समझाते हुए कहा। प्रशांत का जवाब सुनकर मेनका उदास हो गई। उसने प्रशांत से कहा, अगर मैं यहां अकेली रही तो मुझे कौन बचाएगा? हो सकता है पाताल लोक में मेरी जान खतरे में हो, मगर वहां बचाने के लिए प्रिया और तुम दोनों होंगे ना। और अगर मरना ही है तो मैं तुम सबके साथ मरना पसंद करूंगी। तुम समझ नहीं रही हो मेनका, मैं ऐसा। प्रशांत अपनी बात पूरी नहीं कर पाया कि मेनका ने उसको बीच में ही रोक लिया। मेनका एक छोटे बच्चे की तरह जिद करती हुई बोली, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं भी पाताल लोक चलूंगी। मैंने बस तय कर लिया है और अब मुझे और कुछ नहीं कहना। मेनका मुंह फुलाकर अपने हाथ बांधकर वहीं खड़ी हो गई। वो गुस्से से प्रशांत को देख रही थी। तुम चाहे कितना भी ड्रामा कर लो, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। तुम हम सब के साथ पाताल लोक नहीं जाओगी। प्रशांत ने भी सख्ती से मेनका से बोला, ठीक है, फिर मैं आज से तुम्हें खड़ूस प्रशांत बुलाऊंगी। तुम एक नंबर के अड़ियल टट्टू हो। मेनका ने गुस्से से कहा और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। अरे मेनका, मेरी बात तो सुनो। प्रशांत ने उसको पीछे से चिल्लाते हुए कहा। अड़ियल टट्टू, खड़ूस प्रशांत। मेनका अपने हाथों को हवा में हिला रही थी। फिर उसने अपने कमरे के दरवाजे को कस के बंद कर दिया। सुबह प्रशांत की नींद देर से खुली। बेचैनी के कारण प्रशांत को बहुत देर तक नींद नहीं आ रही थी और जब नींद आई तो सुबह उसकी आंख नहीं खुल पा रही थी। जब प्रशांत अपने कमरे से बाहर आया तब उसने सबको डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ देखा। मेनका सबके लिए नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर रही थी। लगता है तुम्हें बहुत गहरी नींद आ गई थी प्रशांत, वासु ने कहा। मेनका ने बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाया है, खा लो। अब पता नहीं दोबारा ये कब खाने को मिले, प्रिया ने नाश्ता करते हुए कहा। प्रशांत भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। जैसे ही प्रशांत बैठा, मेनका ने उसको घूरते हुए देखा और बोली, मैं भी तुम लोगों के साथ पाताल लोक चलूंगी। प्रशांत ने मुझसे कहा है कि वो मुझे अपने साथ लेकर चलेगा। फिर मेनका ने प्रशांत की तरफ देखा और आंख मारी। प्रशांत मेनका के रवैये को देखकर हैरान था। अभी कल ही तो इसने मुझे अड़ियल टट्टू बोला था और कह रही थी कि मुझे खड़ूस प्रशांत बुलाएगी। फिर अचानक ही इसको क्या हो गया? किसी कवि ने ठीक ही कहा है, औरत के मन में क्या चल रहा है ये तो स्वयं भगवान भी नहीं पता कर सकते। फिर मैं तो ठहरा एक मामूली आदमी। प्रशांत अपने मन में सोच रहा था। तभी अचानक प्रिया ने प्रशांत के कंधे पर हाथ रखा और प्रशांत को हिलाते हुए बोली, कहां खो गए प्रशांत? तुम मेनका को पाताल लोक क्यों लेकर जाना चाहते हो? ये हमारे पूरे प्लान की सबसे कमजोर कड़ी है। मगर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, प्रशांत ने अपनी आंख मलते हुए कहा। मैंने फैसला कर लिया है तो कर लिया है। मैं यहां पर अकेले रहकर परेशान नहीं होंगी। तुम सबके साथ रहूंगी तो मेरे दिल को सुकून रहेगा, मेनका ने सबसे कहा। वासु सबको ध्यान से देख रहा था। इससे पहले कि प्रशांत और प्रिया मेनका से फिर आर्ग्यू कर पाते, उसने बीच में ही कहा, प्रशांत, मुझे लगता है कि मेनका ठीक कह रही है। अगर हम सब लोग पाताल लोक में रहेंगे और पीछे से मेनका पर सुनील ने हमला कर दिया तो उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। भले ही वो सबसे कमजोर हो, मगर सबके साथ रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। प्रशांत ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने सबसे कहा, ठीक है, जैसा तुम लोग ठीक समझो। मगर मेनका, एक बात का ध्यान रखना कि वहां पर किसी भी तरह की स्मार्टनेस मत दिखाना। प्रिया को प्रशांत का फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था।
मगर मेजॉरिटी के चलते वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाई। उसने अपना नाश्ता खत्म किया और सबसे पहले डाइनिंग टेबल से उठकर चली गई। जब सबका नाश्ता खत्म हो गया तब सब लोग लिविंग रूम में बैठकर बात करने लगे। प्रशांत ने सारा प्लान सबको दोबारा समझाया। फिर प्रशांत ने सबको अलर्ट करते हुए कहा, देखो, हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है इस प्लान को अंजाम देने का। किसी से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सब लोग एक साथ रहना और मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना। फिर प्रशांत सबको अपनी दुकान पर ले गया। दुकान पर पहुंचते ही प्रशांत ने जमीन पर यंत्र बनाया और बहादुर भोकाल को बुला लिया। कुछ ही मिनट में बहादुर भोकाल भी दुकान में आ गया था। फिर प्रशांत ने अपनी दिव्य दृष्टि और दिव्य ध्वनि से सुनील को ढूंढने की कोशिश की। प्रशांत को पता था कि उसकी दिव्य शक्ति सुनील पर नहीं चलेगी, इसलिए उसने अपना कंसंट्रेशन श्रेयस पर लगाया। कुछ ही मिनट में प्रशांत सुनील के पूरे ग्रुप को देख पा रहा था। उसने अंदाजा लगाया कि सुनील भी ग्रुप के साथ ही होगा। मुझे सुनील और उसके ग्रुप का पता चल गया है। मुझे देखकर वो सब मुझसे लड़ना चाहेंगे। फिर मैं उनको बहलाकर दुकान तक लेकर आऊंगा। तुम सब लोग एकदम तैयार रहना, ठीक है? हमारा काम है कि सुनील के आधे ग्रुप को हम पाताल लोक में ले जाकर बंद कर दें। प्रशांत ने सबको बताया और तुरंत ही सुनील के ग्रुप के पास चला गया। प्रशांत को देखते ही श्रेयस एकदम से भड़क गया। तो तुम फिर आ गए हमसे लड़ने के लिए? इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। श्रेयस ने गुस्से से कहा, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सुनील के होते हुए भी मैंने ऋषि को पुलिस के हवाले कर दिया था। आखिरकार तुम एक बच्चे हो मेरे सामने। प्रशांत ने श्रेयस को उकसाते हुए बोला। उस बार ऋषि बेचारा अकेला रह गया था, मगर आज हम सब एक साथ हैं। आज तुम हमसे बचकर नहीं जा पाओगे। श्रेयस के पीछे खड़े होकर सुनील ने कहा, ठीक है, आओ देखते हैं किसमें कितना दम है। अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। प्रशांत ने सुनील से कहा और पूरी स्पीड में वहां से भागने लगा। प्रशांत को भागते हुए देखकर सुनील और उसका पूरा ग्रुप प्रशांत का पीछा करने लगा। काले साईं की शक्तियों की वजह से प्रशांत भी अब बहुत ताकतवर हो गया था। उसके दौड़ने की स्पीड भी कई गुना बढ़ गई थी। भले ही प्रशांत सुनील से अभी भी कमजोर था, मगर बाकी का ग्रुप प्रशांत से अभी भी मुकाबला नहीं कर सकता था। प्रशांत ने अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ना शुरू किया। उसने पीछे पलटकर देखा तो सुनील और उसका ग्रुप प्रशांत का पीछा कर रहे थे। प्रशांत भागते हुए उन सबको अपनी दुकान पर ले आया। दुकान पर मेनका, प्रिया और वासु छुपकर बैठे हुए थे। बहादुर भोकाल ने पहले ही दुकान पर यंत्र बनाकर पाताल लोक का रास्ता खोल दिया था। पाताल लोक का रास्ता प्रशांत को साफ साफ दिख रहा था, मगर सुनील और उसका ग्रुप प्रशांत के इस प्लान के बारे में नहीं जानते थे। दुकान में पहुंचते ही सुनील को कुछ आभास होने लगा। प्रशांत सुनील के ग्रुप से लगभग 10 मीटर की दूरी पर खड़ा था। तभी सुनील ने अपने ग्रुप से कहा, रुक जाओ, मुझे यहां पर किसी तरह की स्पिरिट की होने की फीलिंग हो रही है। लगता है यहां पर जरूर कुछ गड़बड़ है। सोच समझ कर कदम उठाना। तभी प्रशांत ने सबको ललकारते हुए कहा, क्या हुआ, हवा निकल गई? फटे हुए गुब्बारे की तरह क्यों खड़े हो? हाँ, मैं तो यहां पर अकेला हूं, मगर फिर भी तुम में से कोई मुझसे लड़ाई नहीं कर पा रहा है। तुम सब लोग हो ही बेकार, सिर्फ शक्तिशाली होने का झूठा नाटक कर रहे थे। सुनील के पीछे क्या डर कर खड़े हो? हाँ, अगर हिम्मत है तो आओ और मेरे साथ लड़कर दिखाओ। प्रशांत की बातों को सुनकर श्रेयस अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसे ही श्रेयस ने एक कदम आगे बढ़ाया तो सुनील ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे रोक लिया। रुक जाओ श्रेयस, प्रशांत से तुम मत लड़ो। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं प्रशांत से ना लड़ूं? क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? अब मैं वो पहले वाला लड़का नहीं रहा जिसके ऊपर आर्यन जैसे लोग बुली किया करते थे। मैं इस प्रशांत को अकेले ही मजा चखा सकता हूं। श्रेयस ने घमंड में कहा, तुम्हारी ये शक्ति मैंने तुम्हें दी है, इसलिए मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाओ। जैसा कह रहा हूं वैसा करो। सुनील ने श्रेयस को डांटते हुए कहा, कब तक सुनील के पीछे एक चूहे की तरह छुपे रहोगे? इसी समय मुझसे आकर लड़ो, नहीं तो तुम सब लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। प्रशांत ने श्रेयस से चिल्लाकर बोला।
प्रशांत समझ गया था कि श्रेयस सुनील के ग्रुप की कमजोर कड़ी था और अगर प्रशांत श्रेयस को भड़काएगा तो वो प्रशांत के प्लान में फंस जाएगा। प्रशांत ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। श्रेयस अपने साथ कुछ ग्रुप के आदमियों को लेकर प्रशांत की तरफ भागने लगा। वो सब प्रशांत के बहकावे में आ गए थे। जैसे ही श्रेयस और उसके आदमी प्रशांत के करीब पहुंचे, बहादुर भोकाल ने पाताल लोक का रास्ता खोल दिया। देखते ही देखते जमीन पर एक बड़ी सुरंग बन गई और श्रेयस और उसके लोग उसके अंदर गिर गए। उनके अंदर जाते ही मेनका, प्रिया और वासु भी पाताल लोक के अंदर चले गए। जैसे ही प्रशांत ने पाताल लोक के अंदर कदम रखा, बहादुर भोकाल ने दरवाजे को बंद कर दिया। अब दुकान में सिवाय सुनील और उसके बचे हुए लोगों के अलावा कोई नहीं था। सुनील ने दुकान की जमीन को ध्यान से देखा। उसे जमीन पर बना हुआ यंत्र दिखाई दिया। प्रशांत, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार बनते हो ना। मुझे पता है कि तुम उन सबको कहीं लेकर चले गए हो, मगर याद रखना, तुम धरती के किसी भी कोने में चले जाओ, मैं वहां आकर तुम्हें मारूंगा। सुनील ने अपने दांत किटकिटाते हुए गुस्से में कहा। प्रशांत और उसके दोस्तों के साथ साथ श्रेयस और उसके ग्रुप के लोग भी पाताल लोक में फंस गए थे। अरे, ये कैसी जगह है? ये हम सब कहां फंस गए? श्रेयस ने परेशान होते हुए अपने ग्रुप से कहा। तभी श्रेयस को प्रशांत की आवाज सुनाई दी। प्रशांत ने हंसते हुए श्रेयस से कहा, वेलकम टू पाताल लोक। ये वही जगह है जहां पर मरने के बाद आत्माएं आती हैं। नरक का नाम तो सुना होगा तुमने। तुम सब लोग बहुत ही खुशनसीब हो कि तुमने जिंदगी में ऐसे काम किए हैं कि मरने के बाद तुम्हें नरक ही नसीब होगा। मगर तुम्हारी खुशनसीबी देखो कि मरने से पहले ही तुम नरक में आ गए। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि नरक का असली रूप क्या होता है। क्या प्रशांत और उसके दोस्त पाताल लोक में श्रेयस को मार पाएंगे? क्या श्रेयस को बचाने सुनील भी पाताल लोक में आ जाएगा? क्या प्रशांत का पाताल लोक का प्लान कामयाब होगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। श्रेयस और उसके साथ के लोग पाताल लोक में फंस चुके थे। सुनील के रोकने के बाद भी उसकी आधी से ज्यादा आर्मी प्रशांत के बहकावे में आ गई थी। एक अनजान जगह देखकर श्रेयस घबराने लगा। सुनील के साथ रहते हुए वो अपने आप को दबंग समझता था, मगर अब पाताल लोक में श्रेयस की हवाइयां उड़ रही थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए प्रशांत से हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो प्रशांत, मैं तो सिर्फ वो कह रहा था जो सुनील मुझसे करवा रहा था। अगर तुम हम सबको यहां से जाने दो तो हम सब सुनील के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं। श्रेयस, मैं तुम्हें पहले से जानता हूं। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो। जरा अपने माँ बाप के बारे में सोचो। हाँ, ये सब गलत काम छोड़ दो और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। प्रशांत ने श्रेयस को आखिरी बार समझाने की कोशिश की, मगर प्रशांत की बात सुनकर श्रेयस भड़क गया और कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। गलत काम तो आर्यन ने किया था। मैंने तो बस वो किया जो आर्यन जैसे लोगों के साथ होना चाहिए, और इसके लिए मैं जेल नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि जेल जाने के बाद मेरी नई जिंदगी बहुत अच्छी होगी? हाँ, इससे अच्छा तो यह है कि आज हम सब यहीं पर मर जाएं। और वैसे भी अब मैं वो पुराना वाला श्रेयस नहीं रहा। हम लोग अभी भी तुम सबसे नंबर में ज्यादा है। तुम 4 लोगों से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। श्रेयस ने पलटकर प्रशांत को जवाब दिया। श्रेयस की बात सुनते ही पूरे ग्रुप ने हाँ में सर हिलाया और प्रशांत से लड़ने के लिए राजी हो गए। उन सब ने दौड़ते हुए आकर प्रशांत के ऊपर हमला कर दिया। तभी अचानक प्रिया और वासु भी वहां पर आ गए। देखते ही देखते वहां एक लड़ाई का मैदान बन गया। प्रिया और प्रशांत अकेले ही 4-5 लोगों से लड़ रहे थे। वासु भी कोई कम नहीं था। वो भी 4-5 लोगों से अकेले निपटने में होशियार था। मेनका एक पत्थर के पीछे छुपकर पूरा नजारा देख रही थी। मगर एक समय आया जब प्रिया, प्रशांत और वासु थकने लगे। श्रेयस को अब अपने ग्रुप और अपने ऊपर घमंड होने लगा। अब देखना, हम सब लोग मिलकर तुम तीनों की कैसे धज्जियां उड़ाते हैं, श्रेयस ने चिल्लाते हुए कहा। तभी प्रशांत ने अपनी जेब से खूनी मैग्नेट निकाला
और जैसे ही प्रशांत ने खूनी मैग्नेट को एक्टिवेट किया, वहां पर 400 लोहे के आदमी आकर खड़े हो गए। अरे बाप रे, ये क्या है? श्रेयस के ग्रुप में से एक आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मगर ये जो कुछ भी है एक रोबोट की तरह लग रहा है। मेटल के ढांचे से लड़ने में क्या परेशानी होगी। लगता है प्रशांत का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है, श्रेयस ने हंसते हुए कहा। इतना कहते हुए श्रेयस ने अपने ग्रुप के लोगों को इशारा किया। श्रेयस का इशारा पाते ही सब लोग लोहे के आदमियों के ऊपर टूट पड़े, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ग्रुप के लोगों ने लोहे के आदमियों की आर्मी पर तेजी से वार किया, मगर उस लोहे की आर्मी को कहां कुछ होने वाला था। वो बिना किसी खरोच के वहीं खड़े रहे, और जैसे ही 400 लोहे के आदमियों ने एक साथ वार किया तो श्रेयस का पूरा ग्रुप देखते ही देखते खत्म हो गया। श्रेयस पीछे खड़े होकर पूरा नजारा देख रहा था। डर के मारे उसके हाथ और पैर कांपने लगे। श्रेयस, तुमने देखा ना कि कानून के खिलाफ जाने वालों का क्या हाल होता है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं अपनी गलती सुधारने का। अगर तुम चाहो तो मेरी बात को अभी भी मान सकते हो, प्रशांत ने श्रेयस से कहा। श्रेयस ने एक मुक्का बनाया और प्रशांत के मुंह पर तेजी से मारा। प्रशांत को भी गुस्सा आया। प्रशांत, ये श्रेयस अब वो पहले वाला मासूम बच्चा नहीं रहा, ये भी एक क्रिमिनल है। अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो ये सोसाइटी में नए नए तरह के क्राइम करेगा। इसको बच्चा समझकर कमजोर मत पड़ो, प्रिया ने चिल्लाते हुए प्रशांत से कहा। प्रशांत ने भी अपने दिल को मजबूत किया और कसकर श्रेयस का हाथ पकड़ लिया। श्रेयस ने अपनी जेब से चाकू निकाला और चालाकी से प्रशांत के ऊपर वार करने की कोशिश की। हाथापाई में प्रशांत के हाथ पर चाकू से खरोच आ गई। प्रशांत और श्रेयस आपस में लड़ रहे थे, जिसकी वजह से श्रेयस के हाथ से चाकू नीचे गिर गया कि तभी वहां पर वासु भी आ गया। उसने चाकू उठाया और एक ही बार में श्रेयस के गले को काट दिया। मैं जानता था कि तुम इस बच्चे को कभी नहीं मार पाते, और मैं नहीं चाहता था कि तुम जिंदगी भर श्रेयस की मौत का बोझ अपने सिर पर उठाओ। श्रेयस को तो आज मरना ही था, इसलिए यह काम तुम्हारे लिए मैंने कर दिया, वासु ने कहा। प्रशांत वहीं पर खड़े हुए ढेर सारी लाशों को देख रहा था। प्रशांत का पूरा प्लान कामयाब हो गया था, मगर उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने कहा, ये देखो, यहां पर कितनी सारी लाशें पड़ी हैं। इनमें से तो कितने लोग सिर्फ छोटे बच्चे हैं। सुनील ने इन मासूम लोगों का इस्तेमाल करके अच्छा नहीं किया। आखिरकार सुनील जैसे घटिया आदमी के लिए इन सब लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मेनका पत्थर के पीछे से निकल कर आई और उसने प्रशांत के कंधे पर हाथ रखा। फिर उसने धीरे से प्रशांत से कहा, तुमने जो भी कुछ किया वो ठीक किया, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर ये जुर्म था तो इस जुर्म में हम सब तुम्हारे भागीदारी हैं। मेनका ठीक कह रही है प्रशांत, अब तुम ये सोचो कि इन लाशों को कैसे ठिकाने लगाना है, प्रिया ने कहा। प्रशांत ने एक गहरी सांस ली और वहां पर यंत्र बनाकर खूनी कुएं को खोल दिया। जैसे ही वहां पर खूनी कुआं खुला, काला साया तेजी से निकलता हुआ आया। मैं इन सारी लाशों की बलि तुमको चढ़ाता हूं, लो, ये सब तुम्हारे लिए है, प्रशांत ने काले साए से कहा। बहुत खूब मेरे नौकर, आज तुमने पहली बार इतनी सारी बलि मुझे चढ़ाई है। तुम अपने काम में बहुत ही निपुण होते जा रहे हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मुझे तुम्हारे जैसा ही नौकर चाहिए था। कहते हुए काले साए ने वहां पड़ी हुई सारी लाशों को अपने अंदर समा लिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें यह बलियां चढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं तुम्हारे जैसे जीवों से कभी भी सीधे मुंह बात तक ना करूं। मेरे लिए तुम भी एक तरह से मुजरिम ही हो, प्रशांत ने गुस्से में काले साए पर चिल्लाते हुए कहा। आज पहली बार प्रशांत को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक बहुत बड़ा ढकोसला लग रही थी। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आयरनी यह थी कि वो खुद एक पुलिस वाला था और उसका काम था सोसाइटी को जुर्म से बचाना, मगर दूसरी तरफ प्रशांत खुद लोगों को मारकर होरी को बलि चढ़ाता था। प्रशांत का जवाब सुनकर होरी भी अपने आपे से बाहर हो गया। अपनी औकात में रहो, याद रखना मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरे नौकर।
काले साय ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा और प्रशांत के चारों तरफ घूमने लगा। फिर उसने अपने आप को प्रशांत के गले पर लपेट लिया। प्रशांत को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैंने अपने सारे नौकरों से हमेशा बराबरी का सौदा किया है। अगर वो मुझे बलि चढ़ाते हैं तो उसके बदले में मैं उन्हें किसी न किसी तरह की शक्ति देता हूँ और ये लेन देन सदियों से चला आ रहा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इसका शालीनता से पालन करते रहो। होरी ने प्रशांत से कहा। होरी की लाल आंखें बढ़ती जा रही थी। उसने एक बहुत ही भयानक रूप धारण कर लिया था। प्रशांत की रुकती हुई सांस को देखकर मेनका से रुका ना गया। वो दौड़ती हुई प्रशांत के पास आई और हाथ जोड़कर होरी के सामने बैठ गई। प्रशांत को जाने दो, उसने भावनाओं में आकर कुछ ज्यादा ही कह दिया। उसकी बात का बुरा मत मानो। उसकी जगह मैं तुमसे विनती करती हूं कि प्रशांत को छोड़ दो, मेनका ने कहा। अभी की अभी मुझसे माफी मांगो। अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारी इस खूबसूरत सी दोस्त को अपना शिकार बना लूंगा। जहां तुमने इतनी बलियां दी है वहां मुझे एक और बलि मिल जाएगी। होरी ने अपनी पकड़ प्रशांत के गले पर कसते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मेरे किसी भी दोस्त पर आंच नहीं आनी चाहिए। खबरदार, जो तुमने मेनका की तरफ आंख उठाकर भी देखा। तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो। प्रशांत ने गुस्से से होरी पर चिल्लाते हुए कहा। चुपचाप माफी मांगो, मैं तुम्हें उसके बाद ही छोड़ूंगा। होरी ने कहा। ठीक है, प्रशांत ने कहा। काले साय ने अपनी पकड़ प्रशांत पर ढीली कर दी। प्रशांत जमीन पर गिर गया। प्रशांत अपने घुटने पर बैठा था और हाथ जोड़कर होरी से माफी मांगने वाला था। तभी अचानक देखते ही देखते मेनका के हाव भाव बदलने लगे। प्रशांत ने ध्यान दिया कि मेनका की आंखें लाल होने लगी थी। उसके चेहरे की मासूमियत जा चुकी थी और एक शैतानी मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैली हुई थी। मेनका प्रशांत के पास आई और बोली, प्रशांत, तुम इस काले साय से माफी नहीं मांगोगे। देखती हूं यह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेता है। अचानक से आए मेनका में बदलाव को देखकर प्रशांत हैरान था। प्रशांत को मेनका के भूत के बारे में तो पता था, मगर प्रशांत ये जानता था कि मेनका का भूत सिर्फ उसको सपने में परेशान करता था। इससे पहले प्रशांत ने मेनका को कभी भी इस तरह का रिएक्शन देते हुए नहीं देखा था। प्रशांत के साथ साथ वहां पर खड़े हुए सभी लोग मेनका को देखकर चौंक गए थे। मेरे नौकर, लगता है तुमने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया है। घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं इस लड़की को। होरी ने अपने काले धुएं में से एक उंगली जैसी आकृति बनाई और उससे मेनका की तरफ इशारा करने लगा। तभी अचानक मेनका ने काले साई की उंगली को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगी। फिर उसने अपने हाथ से पूरा जोर लगाकर काले साई को निचोड़कर एक रस्सी की तरह बना दिया। फिर मेनका ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और रस्सी का एक छोर मुंह में रखकर काले साई को चूसने लगी। यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेनका किसी बोतल में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रॉ से पी रही हो। देखते ही देखते उसने पूरे काले साए को अपने मुंह के अंदर भर लिया। मेनका की आंखें अचानक ही जगमगाती हुई लाल और बड़ी हो गई। उसके दांत भी बड़े और नुकीले हो गए। मेनका ने अपने चेहरे पर एक शैतानी हंसी लाते हुए कहा, प्रशांत से माफी मांगो। मेनका की आवाज को सुनकर प्रशांत हैरान था। अब वो मेनका की सुरीली और नाजुक आवाज नहीं रही थी। प्रशांत ने मेनका की एक गंभीर और इलेक्ट्रॉनिक आवाज चारों ओर गूंजती हुई सुनी। मेनका एक आदमी जैसी आवाज निकालते हुए बोली, प्रशांत से इस तरह से कोई भी बात नहीं कर सकता है। एक आखिरी मौका दे रही हूं, प्रशांत से माफी मांगो। इतना कहते हुए मेनका ने अपने कमर पर हाथ रखा और मुंह से उल्टी की। उल्टी होते ही काले रंग का धुआं मेनका के मुंह से निकलकर बाहर आ गया। काला साया जमीन पर एक काले धब्बे की तरह पड़ा हुआ था। होरी को आज खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था।
कोरी ने एक आदमी जैसी आकृति ली और बोला, आज पहली बार कोई इंसान मेरे ऊपर हावी हुआ है। मैंने कई तरह के आदमियों को अपने वश में किया है, मगर एक साधारण और कमजोर औरत मेरे साथ ऐसा करेगी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। जरूर इस औरत में कुछ तो खास है। फालतू की बातें करना छोड़ दो, प्रशांत से माफी मांगो। कहती हुई मेनका भारी कदमों से काले साई की तरफ बढ़ने लगी। काला साया भी मेनका के मन की बात को जान नहीं पा रहा था। उसने तुरंत ही प्रशांत से कहा, मुझे माफ कर दो, मगर मैं भी किसी तरह के उसूलों पर काम करता हूँ, इसलिए अगली अमावस्या के बारे में ध्यान रखना। इतना कहते हुए काला साया तुरंत ही होनी कुएं के अंदर समा गया। इससे पहले कि प्रशांत कुएं तक पहुंच पाता, कुआं वहां से गायब हो गया। प्रशांत अभी भी मेनका को देखकर हैरान परेशान था। उसने धीरे से मेनका के कंधों को पकड़ा और कहा, मेनका, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कुछ अलग सा महसूस हो रहा है? प्रशांत के छूते ही मेनका के शरीर में बदलाव आने लगा। ऐसा लगा जैसे मेनका को किसी तरह का सीजर अटैक आ रहा था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। एक ही झटके में मेनका जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। क्या प्रशांत मेनका को बचा पाएगा? मेनका में ऐसा क्या खास था जो काला साया भी उसे पहचान ना पाया? सुनील और उसके बचे हुए ग्रुप को अब प्रशांत कैसे पकड़ेगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।